हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, आपके फोन में कोनो एटीपी नहीं आने वाला है और ना ही किसी प्रकार की आपको फी पे करनी है और ना ही कोई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। बात समझ में आ रही है? हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट, आज की जो क्लास है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं दिल की। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं आपको कोई शायरी नहीं सुनाने वाला हूं, ना ही मैं आप लोगों से बाबू सोना या फिर जादू टोना की बात करूंगा। मैं आज आपसे बात करूंगा कि भैया दिल धड़कता क्यों है, किसके लिए धड़कता है और कैसे धड़कता है। बात समझ में आ रही? तो आज की जो क्लास है भयंकर इंटरेस्टिंग होने वाली है। गर्दा उड़ा देंगे अपन पूरी क्लास में और देखेंगे कि जो दिल है, फेफड़ा है और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो क्यों जरूरी है और उनके पीछे की पूरी जो कहानी है वो क्या है। बात समझ में आ गई? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बाबूजी ऐसा है, आज की क्लास का जो टारगेट है वो है मानव में वहन। अब आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत है? तो एक बात बताओ, अपने इतने बड़े शरीर में असंख्य अरबों खरबों करोड़ों फरोड़ों कोशिकाएं हैं। अभी इतनी सारी कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है। ये सभी कोशिकाएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन लेती हैं और ग्लूकोज का पाचन करती हैं, फिर ऊर्जा बनाती हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं, जैसा कि हम लोगों ने मनुष्य में श्वसन के टाइम पर पढ़ा था। तो सीधी सी कहानी यह है कि हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत है। बात समझ में आ गई? हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं से जो ऑक्सीजन के बाद, रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकली है उसको बाहर भेजने की जरूरत है। मतलब ये कि हमारे भैया शरीर के अंदर बहुत सारा जो है बायोलॉजिकल और केमिकल लोचा चल रहा है और उस पूरे लोचे को समझने के लिए हमें जरूरत है मनुष्य में वहन की, यानी कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की। बात समझ में आ गई? तो आज की जो क्लास है, याद करो, आज की जो क्लास है उसके जो 3 इडियट्स हैं, 3 योद्धा हैं, वो हैं आपके शरीर, हृदय और फेफड़े। बात समझ में आ गई? क्योंकि अपने शरीर के अंदर ना कई सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं, कई सारी ऐसी प्रोसेस जो निरंतर चलते रहती है और उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रकरण। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली ये कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हमें जो है वहन की जरूरत क्यों पड़ती है। आपने सुना होगा कि जब हमने भोजन को खाया, बड़े भोजन के कणों को छोटे भोजन के कणों में जब अपन ने परिवर्तित कर दिया, जो कि हमने पाचन के समय पर पढ़ा था, जो कि उसका अवशोषण कहां पर हुआ था भैया? अपने शुद्रांत में हुआ था, छोटी वाली आंत में हुआ था। छोटी आंत से वो जो ग्लूकोज बना था, फैटी एसिड बना था, अमीनो अम्ल बना था, उसको कोशिकाओं तक कोई तो लेकर जाएगा ना। शुद्रांत में, छोटी आंत में वो जो अपना भोजन बना था, बात समझ में आ रही है? भोज पदार्थ बना था, ग्लूकोज बना था, फैटी एसिड यानी कि वसीय तेल बना था, और वसीय अम्ल बना था और आपका अमीनो अम्ल बना था। इसको कोशिकाओं तक कौन लेकर जाएगा? कौन है जो आपको बताएगा कि सामने जो है आपके पेरेंट्स हैं, उनके लिए प्यार उमड़ रहा है? कौन है आपको बताएगा कि फीलिंग्स कैसे होती है? वो कौन है जो क्या करेगा? कोशिकाओं के अंदर जितने भी अपशिष्ट होते हैं नाइट्रोजनस, यूरिया वाले, उसको शरीर से बाहर लेकर जाएगा। कौन है जो फेफड़े से ऑक्सीकृत ब्लड यानी कि ऑक्सीकृत रक्त को शरीर में लेकर जाएगा? और कौन है जो कोशिकाओं से विऑक्सीकृत ब्लड, बात समझ में आ रही है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है, रक्त है, उसको फेफड़े तक लेकर जाएगा? तो वो कौन है? तो वो है आपका रक्त। और जिस तंत्र की हम बात करते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें हो रही होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। आप बोलोगे सर नाम बहुत लंबा है, कुछ छोटा करो, दूसरी वैरायटी दिखाओ। भैया ऐसा है, इसी को अपन बोल देते हैं मानव में वहन तंत्र। बात समझ में आ रही है? जिसके 3 किरदार हैं, जिसको हमें ध्यान से देखना है। एक तो भैया शरीर है, शरीर के अंदर के सारे ही अंग हैं जिनमें होती हैं कोशिकाएं, राइट। दूसरा जो है वो है आपका हृदय, जिसको हम बोलते हैं पंप। बात समझ में आ रही है? और तीसरा जो है वो है आपका क्या? फेफड़ा यानी कि कूपिकाएं। तीसरा जो है वो आपका क्या है? फेफड़ा यानी कि कूपिकाएं। आपने देखा होगा कि फेफड़े के अंदर एल्वियोलीज होती हैं, कूपिकाएं होती हैं, जिनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करना? एक्सचेंज करना। बात समझ में आ रही है? तो क्या आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा है? भयंकर मजेदार आज की क्लास होने वाली है। एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से अपने दिमाग के अंदर फिट करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करो, जल्दी से जो है देख लेते हैं कि आज की जो क्लास है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? मस्त वाली क्लास होने वाली है। 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक दो, अपने सारे दोस्तों को
जिनको भी मानव वहन में कोई परेशानी वाली बात है, जिनको ये नहीं पता कि दिल क्यों धड़कता है, किसके लिए धड़कता है और कैसे धड़कता है, सारी चीजों को आज मैं 1 बाय 1 कवर करने वाला हूं। भयंकर आने वाला है मजा। बात समझ में आ गई? वीडियो रोको, मैसेज जो है फैला दो, भंडारा वाली जो न्यूज होती है ना, वैसी न्यूज बता फैला दो सब लोगों के बीच में कि क्लास शुरू हो चुकी है। और आज की जो क्लास है उसमें एक से एक चीज अपन देखने वाले हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से कैसा हो जाए भैया, फिट हो जाए। कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं। देखो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि दिल क्यों धड़कता है। अब आप बोलोगे सर दिल की बात मत करो, कहीं और ही चला जाता है, फिर बहुत दुख दर्द है जिंदगी में। बात समझ में आ रही है? तो दिल क्यों धड़कता है आज हम ये देखेंगे। दिल जोरों से क्यों धड़कता है ये भी हम देखेंगे, और दिल किसके लिए धड़कता है आज हम ये जानेंगे कि जो दिल होता है वो किसके लिए धड़कता है। वो बाबू सोना के लिए नहीं धड़कता है बच्चों, वो किसके लिए धड़कता है? किडनी के लिए, लीवर के लिए, फेफड़े के लिए, घुटने के लिए, दिमाग के लिए, पैर के लिए, हाथ के लिए, पेंक्रिया यानी कि अग्नाशय के लिए, अमाशय के लिए, यकृत के लिए, छोटी आंत के लिए, बड़ी आंत के लिए। बात समझ में आ रही है? दिल जो है ना बाबू सोना के लिए नहीं धड़कता है, दिल धड़कता है किसके लिए? शरीर के जो अंग होते हैं ना उनके लिए। यदि दिल नहीं धड़केगा तो जो अंग है उनके पास रक्त नहीं पहुंचेगा, और यदि उनके पास रक्त नहीं पहुंचेगा तो उनके पास ऊर्जा नहीं पहुंचेगी और वो काम करना बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी है और डीप में देखेंगे दिल कैसे धड़कता है। तो दिल एक प्रकार का पंप है, देखेंगे कि दिल जो है वो किस प्रकार से धड़कता है। अच्छा, और क्या क्या पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस के तो मैं आंसर दूंगा ही दूंगा। और क्या पढ़ेंगे कि भैया जो रक्त है ना, जो ये पूरा खेल जिसने रचा है, जो रक्त है आपका, बेसिकली वो रक्त होता क्या है, उसके कौन से अवयव होते हैं, और साथ में उसका कार्य क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि रक्त वाहिनियां कौन सी होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं सामान्यतः, धमनी होती है, शिरा होती है और केशिकाएं होती हैं, वो जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी होती हैं। राइट, एकदम ऐसे बहुत ही कम उनका डायामीटर यानी कि व्यास होता है। और हम ये जानेंगे कि भैया जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि रक्तदाब होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। कुछ लोगों का बीपी हाई होता है, कुछ लोगों का जो बीपी है वो कम हो जाता है। तो इन सब के पीछे की कहानी जो है वो मैं आज की क्लास में आप सब लोगों को सुनाने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? बात समझ में आ गई? चलो और क्या देखेंगे। हम देखेंगे कि जो हृदय है उसकी संरचना क्या है और कार्य क्या है। हम ये जानेंगे कि जो हृदय है उसकी संरचना क्या है और कार्य क्या है। बात समझ में आ गई? और हम ये जानेंगे कि भैया परिसंचरण तंत्र है क्या, क्यों जो है हृदय उसका मुख्य भाग है, क्यों जब भी परिसंचरण तंत्र की बात होती है सबसे पहले जो है हृदय से दिल का चित्र बना के रख देते हैं। आप तो दिल को किसी और ही नजरिए से देखते हो। बात समझ में आ रही है? पर यहां जो दिल है उसके बारे में आज हम पूरी की पूरी बात करने वाले हैं, और हम जानेंगे कि रुधिर कोशिकाएं क्या होती हैं, रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं, सारी चीजें हम जानेंगे। अच्छा, एक और चीज, रक्त को अपन रुधिर भी कहते हैं, खून भी कहते हैं, ब्लड भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज यहां पर खून की नदियां नहीं बहेंगी, आज यहां पर खून के अंदर ज्ञान की नदियां बहेंगी। बात समझ में आई? आज यहां पर खून के अंदर ज्ञान की नदियां बहने वाली हैं। और क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कैसे जो है शरीर से हृदय में रक्त जाता है, कैसे जो है विऑक्सीकृत रक्त जो है वो हृदय से फेफड़े में जाता है, कैसे फेफड़ा, शरीर और हृदय जो है आपस में एक खेल करते हैं, जैसे हमारी जिंदगी की जो गड्डी है वो आगे चलती रहती है। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि हमें जो है परिसंचरण तंत्र यानी कि मानव में वहन की जरूरत क्यों पड़ी। बात समझ में आ गई? एक काम करो, सबसे पहले भैया इसको डाउनलोड तो कर लो, स्क्रीनशॉट तो ले लो, आप इसको अपनी कॉपी में लिख तो लो, मजा ही आने वाला है बिल्कुल आज, है ना। नोट कर लो, कर लिया पक्का? अब सुनो ध्यान से, मस्त वाली बात ध्यान से देखना। क्या अपन ने इसके पहले पाचन पढ़ा था? बोलो यस सर। क्या इसके पहले अपन लोगों ने पाचन पढ़ा था? बोलो यस सर। ठीक है जी, हमने जब पाचन पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा बाबूजी, मस्त वाली एक कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है। राइट राइट राइट, जब हम लोगों ने पाचन पढ़ा था। अच्छा, पाचन से भी पहले हम एक काम करते हैं, क्या शरीर के हर एक अंग को जो कि उत्तकों से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, उन्हें ऊर्जा की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो सबसे पहली लाइन ये है, बड़े ध्यान से देखिएगा, शरीर, सबसे पहली लाइन ये है, शरीर के अंदर क्या होते हैं भैया? तो अंग तंत्र होते हैं, यदि आपको याद हो तो।
शरीर के अंदर क्या होते हैं? तो भैया अंग तंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के अंग तंत्र होते हैं। अंग तंत्रों के अंदर क्या होता है? तो भैया अंग होते हैं। बोलो यस सर। ये जो अंग होते हैं बेसिकली इनके अंदर क्या होते हैं? उत्तक होते हैं। आपको यदि याद हो तो इनके अंदर क्या होते हैं? और उत्तक होते हैं। और उत्तकों के अंदर कौन सी चीज होती है? तो ध्यान से देखिएगा, कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? तो कोशिकाएं होती हैं। ऐसे मैंने कक्षा 9वीं में पढ़ा था। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने भी कक्षा 9वीं में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था, बात समझ में आ गई। तो शरीर के अंदर ये ध्यान से देखोगे, शरीर, अंग तंत्र, अंग, उत्तक और कोशिकाएं, इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है। तो जिसको अपन शरीर कहते हैं, राइट, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इन सभी को, अब यदि कोशिका जिंदा रहेगी, ध्यान से देखो, मस्त वाली कहानी, कोशिका यदि जिंदा रहेगी तो क्या होगा? आपका उत्तक जिंदा रहेगा, और यदि उत्तक जिंदा रहेगा तो आपका अंग जिंदा रहेगा। बात समझ में आ रही है? और यदि आपका अंग जिंदा रहेगा तो अंग तंत्र जिंदा रहेगा। और यदि बहुत सारे अंग तंत्र, हाथ पैर जैसे अंग तंत्र जो हैं, जैसे हमारा क्या हो गया भैया? पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, यदि ये सारे तंत्र जो है हमारे जिंदा रहेंगे तो उसका मतलब हमारा जो शरीर है ना वो भी जिंदा रहेगा। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर शरीर को जिंदा रखना है तो कोशिकाओं को जिंदा रखना है। बात समझ में आई? तो यदि हम कोशिकाओं को जिंदा रख दें, यदि हम कोशिकाओं को जिंदा रख दें तो शरीर जिंदा रहेगा। बात समझ में आ गई? तो अपना जो टारगेट है वो है आपका कोशिका को कैसे जिंदा रखें। कोशिकाओं को ध्यान से देखना, सब प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है। कैसे जिंदा रखें? तो कोशिकाओं को कैसे जिंदा रखें? तो भैया कोशिकाओं तक पहुंचाने पड़ते हैं हमें पोषक तत्व। क्या पहुंचाने पड़ते हैं? पोषक तत्व। तो आप क्या कहोगे? कोशिकाओं को जो है हम ऊर्जा से जिंदा रखें। कैसे रखेंगे भैया? तो हम रखेंगे इनको ऊर्जा से। कैसे? ऊर्जा से। तो कोशिकाओं को जिंदा कैसे रखोगे? ऊर्जा से। अब आप बोलोगे सर कॉमन सेंस वाली बात है, बड़ा ही आसान है। ठीक है जी, कोशिकाओं को जिंदा कैसे रखेंगे? ऊर्जा से रखेंगे। अब बताओ ये ऊर्जा मिलेगी कहां से? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि हम अपने आसपास अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो कार है, बाइक है, राइट, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं जो कि ईंधन है, ऑक्सीजन लाते हैं, जलाते हैं, पिस्टन ऊपर नीचे होता है और गड्डी आगे बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही हर चीज को चाहिए ऊर्जा। और सवाल पैदा होता है कि ये ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो ऊर्जा मिलती है ईंधन से। ऊर्जा किससे मिलती है? तो बाबूजी ऊर्जा मिलती है ईंधन से। और शरीर की कोशिकाओं के लिए जो ऊर्जा है वो आती है कहां से? ईंधन से। और इन्हीं ईंधन को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, पोषक तत्व। बात समझ में आ गई? तो कोशिकाओं को कैसे जिंदा रखें? बात समझ में आई? कोशिका जिंदा नहीं रहेगी तो शरीर भी जिंदा नहीं रहेगा। तो फिर बाबू सोना की याद कैसे आएगी? बात समझ में आई? तो बाबू सोना की याद, जादू टोना की याद आने के लिए भैया आपको कोशिकाओं को जिंदा रखना है। और यदि कोशिकाओं को जिंदा रखना है तो उसके लिए अपन को चाहिए कौन सी चीज? ऊर्जा। और यदि आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए ईंधन, यानी कि पोषक तत्व। आपको चाहिए ईंधन, यानी कि आपको कौन सी चीज चाहिए बाबूजी? आपको चाहिए बेटा जी पोषक तत्व। क्या चाहिए? पोषक तत्व। अब ये कौन से पोषक तत्व होते हैं? ध्यान से देखिएगा, जिनको हम कोशिकाओं तक लेकर जाते हैं ये पोषक तत्व हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। तो अपन इसको ग्लूकोज लिख लें। बोलो यार सर। तो शरीर को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? कोशिकाओं की जिंदा रखने की जरूरत है। और पोषक तत्व कौन से होते हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा, पोषक तत्व होते हैं ग्लूकोज, और क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? तो अमीनो अम्ल होता है। बहुत सारे होते हैं, अपन सिर्फ काम के लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, और क्या होता है? वसा अम्ल होता है, जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो भैया ऐसा है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए अपने को कोशिकाओं को जिंदा रखना है। जिसकी कोशिका जिंदा, उसका शरीर जो है वो भी कैसा रहेगा? जिंदा रहेगा। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली ये कहानी है। सुनो, कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए अपने को चाहिए ऊर्जा। आपको यदि पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, यदि आपको पहले से कुछ नहीं आता है और भी अच्छी बात है। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर आज मैं करने वाला हूं फिट। बात समझ में आ गई? अच्छा, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कक्षा 10वीं में हो या ना हो। आज की जो क्लास है
सिलेबस तो क्लास 10th का है, पर यह सबके लिए है। मतलब जिसको भी समझना है कि दिल क्यों धड़कता है, उसको ये वाला वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे, चलिए भैया। तो कोशिकाओं को अपने को रखना है जिंदा, जिसके लिए हमें चाहिए ऊर्जा। आप सोचो, यदि कोशिकाएं नहीं रहेंगी, ऊर्जा नहीं रहेगी, तो ये सब मर जाएंगे और तय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अपन बायोलॉजी पे फोकस करते हैं, एक्टिंग मेरी वैसी बेकार है। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। तो अब एक बात बताओ, कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए अपन को चाहिए ऊर्जा, और ये ऊर्जा कहां से मिलती है? ईंधन यानी कि पोषक तत्वों से मिलती है। और ये 3 आपके हो गए पोषक तत्व। बात समझ में आई? तो कोशिकाओं तक पोषक तत्व कौन लेकर जाएगा? कोशिकाओं तक पोषक तत्व कौन लेकर जाएगा? तो पोषक तत्व कहां से मिले? ध्यान से देखिएगा। तो पोषक तत्व हमें पाचन से मिल गए, जो कि पाचन से मिले। ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी है। मतलब इस पूरे चैप्टर का रिवीजन भी होगा साथ साथ में। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो कहां से मिले भैया? तो पोषक तत्व अपने को मिले पाचन तंत्र से। अपन ने भोजन किया, दाल चावल रोटी सब्जी खाई, वो जो है आहार नली से होते हुए पहुंची छोटी आंत में, जहां पर इन सब का अवशोषण हुआ। अब इनको कोशिकाओं तक लेकर कौन जाएगा? तो ये सारे पोषक तत्व जो हैं, राइट, इसको हमें कहां से मिल गया? पाचन तंत्र से मिल गया। अब इन सबको लेकर जाने की जिम्मेदारी जो है वो रक्त की है। कोशिकाओं तक सारे पोषक तत्वों को कौन लेकर जाएगा? रक्त लेकर जाएगा। अब पोषक तत्व के पाचन के लिए सॉरी, अब जो है पोषक तत्वों से ऊर्जा निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? तो ऊर्जा कैसे मिलती है? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ऊर्जा कैसे मिलती है? ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा कैसे मिलती है? तो ऊर्जा कैसे मिलती है? तो पाचन तंत्र समझ में आ गया आपके, है ना? मैं भी अंदर नहीं जा रहा हूं, बस ये समझ लो पाचन तंत्र से अपने को पोषक तत्व मिल गए। अगला सवाल है, सर ऊर्जा कहां मिली? अभी तो पोषक तत्व ही मिले, अब ऊर्जा कैसे मिलती है? तो ऐसा होता है भैया कि जब, ध्यान से देखना, जब पोषक तत्व, अच्छा ये बात अपन सब कर रहे हैं किसके अंदर? कोशिकाओं के अंदर, जो कि हमारे जीवन की बेसिक इकाई है, मूलभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है। तो सवाल पैदा होता है ऊर्जा कैसे मिलती है? तो जब पोषक तत्वों का श्वसन होता है, या जब पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब मैंने कहा ऑक्सीकरण, अब आप बोलोगे सर 1 मिनट, केमिस्ट्री में आपने बताया था कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन का जुड़ जाना, बिल्कुल सही है। तो ऊर्जा कैसे मिलती है? जब पोषक तत्वों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जब क्या होता है? पोषक तत्वों का क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण होता है। अब आप बोलोगे सर क्या बात हुई, अब एक नया और नाटक चालू हो गया। मतलब अब हमें, ध्यान से देखिएगा, अब हमें O2 भी चाहिए। अब हमें ध्यान से देखो, क्या कनेक्शन है यार, मतलब मजा ही आ गया, गर्दा ही उड़ा दिया अपन ने। ठीक है, पोषक तत्व अपने पास थे, पर सिर्फ पोषक तत्वों से ऊर्जा हमें मिलने वाली नहीं है। सिर्फ पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिलने वाली नहीं है, उन पोषक तत्वों की हमें अभिक्रिया करानी पड़ेगी। किसके साथ में? क्या कहते हो? किसके साथ में? तो भैया ऑक्सीजन के साथ में करानी पड़ेगी। अब ये ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कौन लेकर जाएगा? श्वसन तंत्र लेकर जाएगा। इसीलिए फिर जो है हमने किसकी बात की? हमने श्वसन तंत्र की बात की। बात समझ में आ रही? तो ये कहां से मिलेगा? श्वसन द्वारा। तो ये कहां से मिलेगा? श्वसन द्वारा। अब सवाल पैदा होता है कि हम पेट से, छोटी आंत से, सवाल पैदा होता है कि हम पेट से यानी कि छोटी आंत से जो पोषक तत्व हैं उसको कोशिकाओं तक कैसे लेकर जाएंगे? पहला सवाल, ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी है। पहला सवाल कि हम कोशिकाओं तक पोषक तत्व कैसे लेकर जाएंगे। दूसरा सवाल कि हम जो है ऑक्सीजन को फेफड़े से, हम ऑक्सीजन को फेफड़े से कैसे लेकर जाएंगे कोशिकाओं तक। बात समझ में आई? तो इसके लिए अब जो सुनो, जो बता रहा हूं उसको सुनो। पहला सवाल यह है कि हम पोषक तत्व को छोटी आंत से सभी कोशिकाओं तक कैसे लेकर जाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि हम फेफड़े से ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो अभिक्रिया होगी नहीं पोषक तत्वों की,
अपन ने पढ़ा था पूरा का पूरा, वायवीय श्वसन पढ़ा था, अवायवीय श्वसन पढ़ा था, याद करो। ठीक है, तो जो पोषक तत्व कोशिका तक पहुंचे हैं, साथ में अपने को पहुंचानी पड़ेगी ऑक्सीजन। तो पोषक तत्व को कैसे लेकर जाओगे कोशिका तक, फेफड़े से ऑक्सीजन को कैसे लेकर जाओगे कोशिका तक, राइट। तो उसके लिए चाहिए हमें एक माध्यम, और ये वही माध्यम है जैसे हम लोग बोलते हैं रुधिर या फिर रक्त। बात समझ में आ रही है? तो रक्त जो होता है वो क्या करता है, रक्त क्या करता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, रक्त जो है पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। बात समझ में आई? रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन को भी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब जब ये अभिक्रिया होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है बाबूजी, तो रक्त जो है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से फेफड़े तक पहुंचाता है। जो रक्त होता है ना, वही हमारे दिमाग के सिग्नल को पूरे शरीर में पहुंचाता है। जो रक्त होता है ना, वही अपशिष्ट को किडनी तक पहुंचाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अपने को जरूरत पड़ी किसकी, एक मालगाड़ी की, एक कचरा गाड़ी की और एक पोस्टमैन की। बात समझ में आई? सामान ले जाने के लिए हमें जरूरत पड़ी, पोषक तत्वों को ले जाने के लिए हमें जरूरत पड़ी एक मालगाड़ी की। भैया वही रक्त है। कछुआया? सिंपल। हमें ऑक्सीजन फेफड़े से कोशिकाओं तक लेकर जाने के लिए जरूरत पड़ी रक्त की, तो वो फिर मालगाड़ी का काम करेगी। हमें जो है अपशिष्ट पदार्थ, हमें जो है कोशिकाओं में जब अभिक्रिया होती है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन जैसे अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, राइट। तो उन अपशिष्ट पदार्थ यानी कि कचरा को किडनी तक भी लेकर जाना है। वो भी काम कौन करेगा? आपका रक्त यानी कि रुधिर वाहिका है। बात समझ में आएगी? तो इसलिए रक्त जो है वो एक प्रकार की कचरा गाड़ी भी है, जिसका काम है साफ सफाई करना। और ये जो हमारे दिमाग से, बात समझ में आ रही है, ये जो हमारे दिमाग से इधर उधर सिग्नल ट्रेवल करते हैं ना, पता है कैसे ट्रेवल करते हैं? देखो, ध्यान से देखो, मस्त वाली कहानी देखो, है ना। आज मैं खुद अपने आप को ही पनिशमेंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ऐसा जोर से मैंने मारा, और जोर से मारता हूं, लगी यार, ठीक है। चलो, तो ये जो मैंने अपने हाथ में जोर से मारा, राइट, मेरे दिमाग को कैसे पता चला होगा कि भैया यहां पर जो उत्तक और कोशिकाएं हैं उनके साथ कुछ हानिकारक हुआ है? बात समझ में आ गई? तो ये सिग्नल जो है वो किसने पहुंचाया? यहां पर जो हो रहा है अंगों के साथ में दिमाग तक, वो सिग्नल भी किसने पहुंचाया? हमारे ब्लड ने, यानी कि रक्त ने। क्लियर? तो रक्त जो है वो ये सारे काम करता है, रक्त जो है वो ये सारे काम करता है। अब एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो। खेत जानते हो? बिल्कुल जानते हो यार, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। खेतों में होती है नहर, खेतों में क्या होती है? नहर होती है। और जब हम नहर से खेत में पानी चलाते हैं, ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि नहर में थोड़ा सा ऐसा गड्ढा करके जो है आप पानी ले लो, पर उससे क्या होगा, तेजी से पानी आपके खेत में नहीं आएगा। अब यहां नहर है, आपका खेत तो उधर दूर तक है, तो आप पूरे तक नहर से जो पानी पहुंचाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आप क्या करते हो कि नहर से खेतों में पानी पहुंचाने के लिए ना एक पंप का जुगाड़ करते हो, जो या तो डीजल से चलता है, कभी कभी तो उसमें केरोसिन भी डाल देते हैं, कभी कभी उसको इलेक्ट्रिक मोटर भी चला लेते हैं अपन। बात समझ में आ रही? तो नहर से पानी बह तो रहा है, पर वो दूर वाले खेत तक कैसे पहुंचाओगे बाबूजी? बताओ। नहर में पानी बह तो रहा है, पर वो जो दूर वाला खेत है उस तक आप पानी कैसे पहुंचाओगे? तो ऐसे आने वाला नहीं है। तो आपको पानी को प्रेशर से खींचना पड़ेगा और धक्का देना पड़ेगा। आपको पानी को जो है प्रेशर से खींचना पड़ेगा और धक्का देना पड़ेगा। मतलब सीधी बात यह है कि आपको एक मोटर पंप की जरूरत है इस अभिक्रिया को, इस प्रक्रिया को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, और उसी का काम करता है हमारा हार्ट यानी कि पंप। बात समझ में आई? तो हार्ट का काम होता है भैया, हार्ट यदि नहीं होगा तो ब्लड सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? पास की कोशिकाओं तक तो जल्दी पहुंच जाएगा, दूर तक की कोशिकाओं को कैसे लेकर जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो यदि आपको कोशिकाओं को जिंदा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। पर यदि कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो कोशिकाएं टाटा बाय बाय। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ब्लड जो है आपका, रक्त जो है आपका, वो क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? अच्छे से कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उसके लिए चाहिए हमको एक पंप, यानी कि एक मोटर पंप, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, जिसका काम होता है प्रेशर के साथ में शुद्ध रक्त को सभी कोशिकाओं तक लेकर जाना, और कोशिकाओं के अंदर जो भी अशुद्धियां हैं उसको वहां से खींचकर
अपशिष्ट को ठिकाने लगाने की तरफ लेकर जाना। बात समझ में आ गई? तो ये सारी कहानी किसके पीछे की है? हार्ट की। क्लियर? तो एक बात तो आपके समझ में आ गई कि हमको जो है रक्त के बारे में पता होना चाहिए। रक्त पोषक तत्वों को ट्रांसफर करता है, रक्त जो है वो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेकर जाता है, रक्त जो है वो कोशिकाओं का अपशिष्ट को किडनी तक लेकर जाता है, रक्त जो है वो सिग्नल भेजने का काम करता है। और रक्त को, अब रक्त क्या हो गया? तो रक्त वो पानी हो गया जो पानी में पाइप में बह रहा है। बात समझ में आई? और उस पाइप में पानी को अच्छे से बहाने के लिए हमें चाहिए एक मोटर पंप की जरूरत। और वो जो मोटर पंप है ना बाबूजी, उसी को अपन हमारे शारीरिक भाषा में बोलते हैं दिल। अब आप सोचो दिल का काम कितना खतरनाक है। जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक दिल धड़कता रहता है। बात समझ में आ रही है? सिंपल ये कहानी है। तो दिल हमारी पूरी बॉडी में रक्त का सही तरीके से संचरण करता है, और जिस तंत्र में हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं उसी को हम कहते हैं मानव में वहन या फिर परिसंचरण तंत्र। तो दिल जो है उसके बहुत सारे काम हैं। बिना दिल के जो अंग होंगे, बात समझ में आ रही है, बिना दिल के जो हमारे शरीर के अंग होंगे उन तक सही तरीके से ब्लड यानी कि रक्त नहीं पहुंचेगा। और वो बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है। तो जब आप ऐसे कहते हो ना कि दिल नहीं लग रहा, जब आप ऐसे कहते हो ना दिल नहीं लग रहा, तो भैया वो आपका मानसिक दिल नहीं लग रहा है। शारीरिक दिल जो है वो यदि उसने लगना बंद कर दिया, बात समझ में आई, तो तुरंत रिजर्वेशन ऊपर की तरफ। एक बार यदि आपके दिल ने धड़कना बंद कर दिया, तुरंत रिजर्वेशन। यदि आपके दिल ने कोई गलती कर दी, आप कहते हो ना दिल गलती कर बैठा है, अभी किया नहीं है उसने, जिस दिन कर दिया ना उस दिन अपन बचेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जो दिल है ना वो वाला नहीं होता है बाबू सोना जादू टोना वाला। दिल होता है किडनी वाला, लीवर वाला, फेफड़े वाला, अतड़ियों वाला। बात समझ में आ रही है? ये सारी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तो रक्त को सभी तरीके तरफ अच्छे तरीके से संचरित करने के लिए हमें जरूरत है एक पंप की, और वो जो पंप होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा दिल। बात समझ में आ गई? अब बात यदि रक्त की हुई है तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे। अरे यहां नहीं यार, यहां। अब देखो ये पूरी कहानी होती कैसे। देखो अपने शरीर में क्या होता है, अपने शरीर के अंदर शुद्ध रक्त भी होता है और अशुद्ध रक्त भी होता है। या आप ऐसे समझ लो कि ऑक्सीकृत रक्त भी होता है और विऑक्सीकृत रक्त भी होता है। अच्छा, ऑक्सीकृत रक्त का मतलब शुद्ध रक्त नहीं है, इस बात को समझा जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया जो रक्त है उसका जो प्यूरिफिकेशन है वो कहां पर होता है? फेफड़ों में होता है, फुफ्फुस में होता है, लंग्स में होता है। बट ऐसा नहीं है, वहां फिर सिर्फ गैसों का विनिमय होता है। एक्चुअल जो प्यूरिफिकेशन है ब्लड का वो होता है हमारे गुर्दे में यानी कि किडनी में। उसको भी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, जिसको हम पढ़ेंगे किसमें? उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। चलो अब ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने यहां लिखा था, किधर लिखा था, इधर लिखा था, इधर लिखा था, इधर लिखा था कि भैया पोषक तत्व जब तक ऑक्सीजन से नहीं मिलेंगे, ऊर्जा नहीं मिलने वाली है, तो पोषक तत्वों के पास अपने को पहुंचानी है ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? और ये ऑक्सीजन जो है ये कौन मिलाकर देता है ब्लड में? तो हमारा जो फेफड़ा रहता है वो ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाकर दे देता है। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक काम करते हैं, रुको, आएंगे इस पर अपन वापस आएंगे। चलो थोड़ा सा काम करते हैं, हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ब्लड यानी कि रक्त के बारे में। क्या आपने इसको नोट किया है? नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बढ़ रहे हैं आगे। कर लिया नोट? बात किसकी करेंगे? बात करेंगे खून की। किसकी करेंगे? खून की। क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें हम क्या बहाने वाले हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, खून के अंदर ज्ञान की नदियां। क्या बहेगी? खून के अंदर ज्ञान की नदियां। बात समझ में आई? अब आप बोलोगे सर इतना सारा लिख दिया आपने। भैया ऐसा है, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़ी मेहनत किया हूं मैंने आप लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपने को रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है कहानी? अब देखो, पूरा एक साथ मत देखो, ध्यान से देखना। एक एक चीज पढ़ाने वाला हूं, ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में, और किसके बारे में भैया? रक्त के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रक्त है उसका बेसिक काम क्या होता है। बात समझ में आई? तो जो रक्त है वो एक प्रकार की मालगाड़ी है जो सामान लेकर जाती है, जो कि जरूरी है। रक्त जो है वो एक प्रकार की कचरा गाड़ी भी है, और रक्त जो है वो एक प्रकार का पोस्टमैन अंकल भी हैं अपने, क्योंकि ये संदेश वाहक का काम करते हैं। बात समझ में आई? तो जैसे अपन ये समझेंगे कि रक्त का काम क्या है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमारे पूरे शरीर में खून का दौड़ना क्यों जरूरी है। बात समझ में आ रही है? और थोड़ा ये उनको भी बता देना जिनका हाथ वाथ काटने का मन करता है, अंजलि के नाम से, पूजा के नाम से, पुष्पा के नाम से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि यदि हाथ वाथ काटा भैया और
धमनी में या वेन में, आपके धमनी में यदि कट लग गया तो बस ये समझ लो कि फिर सारी कोशिकाएं जो हैं वो जीवित नहीं रहने वाली हैं और हो जाएगा आपका टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो आते हैं। अब देखो, तो यहां पर कहानी क्या है, बड़े सिंपल सी कहानी है, और वो ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कौन करता है? रक्त करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संवहन है वो कौन करता है? रक्त करता है। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि आज की जो क्लास में हम जब रक्त के बारे में पढ़ेंगे और परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो अपना जो पोषण वाला भाग है उसका भी रिवीजन होगा और श्वसन वाला भाग है उसका भी रिवीजन होगा। मतलब कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आज यहां पर मैं एक तीर से आप लोगों के साथ मिलकर 3 निशाने लगाने वाला हूं। बात समझ में आई? तो रक्त का पहला काम क्या है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, रक्त का भैया पहला काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। रक्त कहता है कि सुन फेफड़े, एक काम कर तू मेरे को यार ऑक्सीजन तो दे जरा। रक्त के अंदर होती है क्या? रक्त आपकी कोशिकाएं होती हैं। कौन सी वाली? तो भैया लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन कहां से लेता है रक्त? फेफड़े से लेता है। कौन दिलवाता है? तो आप याद करो, कूपिकाएं होती हैं, एल्वियोलीज होती हैं, राइट। तो रक्त कहता है फेफड़े से, सुनना एक काम कर तू मेरे को थोड़ी ऑक्सीजन देना यार। फेफड़ा कहता है ये मेरी कूपिका है, इससे तू ऑक्सीजन ले ले। अब रक्त कहता है इसको लेकर कैसे जाऊं? तो रक्त के अंदर होती है आरबीसीज, जिसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो कहता है ये सुन ऑक्सीजन तू मेरे पास आ। रक्त के अंदर की आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेकर जाता है हर एक कोशिकाओं के पास में। जहां पर जो भोज्य पदार्थ थे उन सबका होता है श्वसन। क्या होता है? श्वसन होता है, यानी कि ईंधन का जलना होता है जिससे मिलती है कोशिकाओं को ऊर्जा। और फिर उसके बाद बनती है आपकी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कोशिकाएं ब्लड से कहती हैं, सुन कोशिकाएं ब्लड से क्या कहती हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोशिकाएं कहती है यार एनर्जी बनाने के लिए अपन ने ईंधन जला तो लिया। कोशिकाएं क्या कहती है कि ऊर्जा बनाने के लिए हमने जो है ईंधन यानी कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर तो दिया, पर ससुरी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई अपने को। क्या कहती है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिल गई, अब इसका करें क्या? ये अपने काम की गैस तो है नहीं। बात समझ में आई? तो रक्त कहता है नॉट टू वरी, उसको फिर भेज दो हमारे पास। तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस नहीं आती है, कुछ प्रतिशत ही आती है, बाकी सब कार्बोनेट बनाने में चली जाती है, जो कि अपन ने बिल्कुल पढ़ा था श्वसन के समय पर। बात समझ में आई? एक एक चीज पढ़ाया हूं, यदि नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज प्लेलिस्ट जाकर देख लो, एक एक चीज को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, तो ब्लड कहता है किससे? कोशिका से, सुन तेरी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अपशिष्ट है ना, तू मेरे को दे दे चल। उस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड यानी कि रक्त फिर लेकर आता है किसके पास में? फेफड़े के पास में। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड आपका जो है, रक्त जो है, वो फिर लेकर आता है किसके पास में? फेफड़े के पास में। और उसको कहता है सुनना, अपनी जो कूपिका है ना उनको बोल यार थोड़ा ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वातावरण में भेज दे। बात समझ में आई? तो फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कूपिकाओं से फेफड़ा, श्वास नली होते हुए फिर कछू। समझ में आया? सिंपल सी ये कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संवहन है वो कौन करता है भैया? वो करता है आपका रक्त। क्लियर? दूसरी बात, भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? रक्त। क्या किया था आपने? दाल चावल रोटी सब्जी खाना खा लिया था, अमाशय होते हुए छोटी आंत तक भोजन पहुंच गया था, अग्नाशय ने और यकृत ने पूरा साथ दिया था भोजन को पचाने में। छोटी आंत ने भोजन में से ग्लूकोज निकाल लिया, अमीनो अम्ल निकाल लिया, वसी अम्ल निकाल लिया। बात समझ में आई? अब छोटी आंत कंफ्यूज हो रही है कि भैया हमने पोषक तत्व तो निकाल लिए, कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसी अम्ल और कौन सी चीज निकाल ली? तो उसने अमीनो अम्ल निकाल लिए। अब वो जो छोटी आंत है वो कहती है कि मेरे को ना ये सारे जो पोषक तत्व है ना, इसको किसके पास पहुंचाना है पता है? विभिन्न कोशिकाओं तक। कैसे पहुंचाऊंगी? तो ब्लड कहता है परेशान नहीं होना, अपन लेकर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर वो पहुंचता है कि कौन? ब्लड। और छोटी आंत से जितने भी भोज्य पदार्थों का अवशोषण हुआ था उसको जो रक्त है वो सभी कोशिकाओं तक लेकर जाता है। और वो जो भोज्य पदार्थ है जब वो ऑक्सीजन से मिलता है तो उससे पैदा होती है ऊर्जा, जिससे जिंदा रहती है कोशिका, फिर उससे जिंदा रहते हैं उत्तक, उत्तकों से जिंदा रहते हैं आपके क्या? अंग, अंगों से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से पूरा का पूरा शरीर। बात समझ में आई? मस्त वाली कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना,
उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब आप बोलोगे सर हार्मोन क्या है? तो याद करो, जब आप बहुत जोश में रहते हो, खुश रहते हो, तो हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोपामाइन। क्या बोलते हैं? डोपामाइन। बात समझ में आई? तो ऐसे शरीर के अंदर बहुत बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को दर्शाते हैं। मतलब जब भी आपको किसी चीज को देखकर जो भी आपकी मानसिक अवस्थाएं होती हैं, उसके पीछे की जो कहानी है वो कौन है? हार्मोन है भैया। उधर से कोई आ रहा है या फिर आ रही है और आपका दिल जोरों से धड़क रहा है, मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं पर हार्मोन जो है वो बढ़ गया। आपकी कोई फेवरेट खाने की चीज सामने रखी हुई है और आपके मुंह में पानी आ गया, कोई ना कोई हार्मोन में चेंज तो आया। आपको कोई बड़ी अच्छी खबर सुना दी गई, आप जोश में आ गए, कोई ना कोई हार्मोन कहीं ना कहीं तो रिसाव हुआ। बात समझ में आई? तो इन सारे हार्मोनों को लेकर कौन जाता है पूरे शरीर में? कोशिकाओं तक, और वो है आपका रक्त। बात समझ में आई? और आगे बढ़ेंगे। कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ को गुर्दों यानी कि किडनी तक कौन लेकर जाता है? अब कोशिकाओं के अंदर जब ऊर्जा बनाने के लिए अभिक्रियाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर जब ऊर्जा बनाने के लिए अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं, तो निकलते हैं वहां से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये ब्लड लेकर जाता है वहां से कहां तक? किडनी तक। सामान्यतः ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये नाइट्रोजन के होते हैं, यूरिया जैसी चीजें होती हैं, इसीलिए उससे बनता है फिर यूरिन। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो कोशिका से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको रक्त आपका किडनी तक लेकर जाएगा, जिसको अभी इसके बाद अपन उत्सर्जन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी कहानी है। देखो, तो कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो गुर्दे यानी कि किडनी तक लेकर जाता है। और पता है क्या करता है? संक्रमण से सुरक्षा करता है भैया। यदि आपके, देखो आयुर्वेद क्या कहता है, ध्यान से सुनो, आयुर्वेद क्या कहता है और योग क्या कहता है, इसको भी समझो। और बेसिक जो मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है, इसको भी समझो कि यदि हमारे बॉडी के सभी कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त पहुंच गया तो कोशिकाएं जो हैं वो उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। मतलब यदि अशुद्ध रक्त पहुंचेगा या अच्छे तरीके से शुद्ध रक्त नहीं पहुंचेगा तो वो जो कोशिका है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है? फिर उस पर होने लगता है संक्रमण। तो यदि ब्लड नहीं होगा तो संक्रमण कभी भी आपको घेर लेगा, अपन निपट जाएंगे। बात, अच्छा ब्लड होगा ही नहीं तो अपन पहले ही निपट जाएंगे। बात समझ में आ गई? सिंपल वाली कहानी। अब देखो, शरीर का तापमान, पूरे शरीर का तापमान 37 डिग्री के आसपास अपने को बनाए रखना है, उसके लिए किसका काम है? ब्लड का। और शरीर का जो पीएच है, जो कि बड़ा वेरिएबल है, फिक्स उसकी वैल्यू नहीं है, उसको भी बनाए रखने का काम किसका है? आपके रक्त का। बात समझ में आ गई? तो रक्त के बड़े काम है बाबूजी। शॉर्ट में याद रखेंगे, रक्त एक मालगाड़ी है, रक्त एक कचरा गाड़ी है, और रक्त जो है वो एक प्रकार का क्या है भैया? पोस्टमैन, जिसका काम है संदेशों का वहन करना। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो रक्त है हमारा, इसमें कौन सा भाग होता है। अब देखो, रक्त के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं ना, उनको एक माध्यम की जरूरत है। उनको किसकी जरूरत है? माध्यम की जरूरत है। जैसे अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक माध्यम की जरूरत है, जो आपको प्रोवाइड करता है मुफ्त क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। बात समझ में आई? अब देखो, तो ब्लड को फ्लो करने के लिए अपने को जरूरत है एक माध्यम की, और वो जो माध्यम होता है उसको अपन कहते हैं प्लाज्मा। ये जो माध्यम होता है स्टूडेंट्स, इसको अपन लोग क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा किसी भी ब्लड में होता है 55%। प्लाज्मा जो है वो ब्लड में कितना होता है? 55% होता है। और प्लाज्मा के अंदर कौन सी चीजें देखते हैं? तो भैया प्लाज्मा क्या है? हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग, हल्के पीले रंग का रक्त का। अब आप बोलोगे सर रक्त जो है वो तो लाल होता है, पीला तो नहीं होता है, तो समझते हैं उसको। तो हल्के पीले रंग का रक्त का जो तरल भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं बाबूजी? प्लाज्मा। जो कि रुधिराणुओं को संवहन करता है, वो उधर रुधिराणु है। क्या होते हैं? कोशिकाएं कह लो, रुधिराणु अच्छा नहीं लगता, कोशिका बोलो। चलो ये लो, कहां परेशान होते हो? अपन पूरा निपटा देंगे, मत घबराओ। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मत घबराओ। अभी तक आपका डर से सामना हुआ है, अब डर का सामना हो रहा है हम सबसे। बात समझ में आ रही है? हम डर को भी डराकर भगा देंगे जो आपको लगता है पढ़ाई लिखाई को लेकर, क्योंकि नॉलेज होगा, अच्छे से लिखते आएगा, बढ़िया वाले नोट्स होंगे। काहे घबराते हो बाबूजी? बात समझ में आ गई? पूरी तैयारी करेंगे, लग के करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। देखो चलो, हल्के पीले रंग का भाग है रक्त, राइट, जिसमें कोशिकाओं का संवहन होता है।
बात समझ में आ रही है? चलिए, और ये प्लाज्मा की यदि आप बात करोगे तो ये रक्त के अंदर 55% होता है और इस 55% में 90% जल होता है। खून में प्लाज्मा जो होती है, खून में 90% जल नहीं होता, खून के अंदर जो प्लाज्मा होती है उसमें 90% आपका जल होता है, 7% आपका प्रोटीन क्या होता है गुरुजी? प्रोटीन नहीं होता है, वो प्रोटीन होता है। बात समझ में आई? तो प्लाज्मा के अंदर 90% आपका जल होता है, 7% आपका प्रोटीन होता है और 1% के आसपास, थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि अभी 100 तो हो नहीं रहे यहाँ पे, सॉल्ट होता है, ग्लूकोज होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उतने डीप में अपन अभी जाने वाले नहीं है। कक्षा 12वीं की जब जीव विज्ञान की क्लासेस होंगी तो वहां पर ये सारी चीजों को देख लीजिएगा, डीप में डिस्कस किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो भैया ऐसा है कि जो प्लाज्मा है वो तो एक माध्यम है, देखो येलो कलर से बना दिया है मैंने यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो प्लाज्मा जो है वो एक माध्यम है और रक्त के अंदर 55% जो है वो क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका प्लाज्मा, जिसमें ये सारी चीजें इस अनुपात में पाई जाती हैं। क्लियर? अब सवाल पैदा होता है सर 55% ही हुआ, अभी 45% का क्या करेंगे? तो ऐसा है बाबूजी, जो 45% है वो होती है कोशिकाएं। क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। और कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं अपन लोग। देखो आरबीसी जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, ये क्या होती हैं? ये गोलाकार होती हैं, देखो गोल गोल दिख रही होंगी आपको, ये देखो। तो 45% में पूरी की पूरी आपकी जो आरबीसी है वही होती है। बात समझ में आई? देखो प्लाज्मा तो हल्के पीले रंग का है, बात समझ में आ रही है, पर आपकी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ये कैसी होती है? तो भैया गोलाकार होती है। दूसरी बात, इसके पास केंद्रक नहीं होता है। हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जिनके पास में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ये उनमें से एक है। और इसका काम क्या है? ध्यान से देखिएगा, तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है। आपसे यदि कोई पूछे कि भैया आरबीसी जो है वो लाल कलर की क्यों होती है, आपकी लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो लाल कलर की क्यों होती हैं? तो बाबूजी इसके अंदर होता है आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आयरन से बना हुआ है। बात समझ में आई? तो वो जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो आयरन से बना हुआ है, उस हीमोग्लोबिन के कारण जो आपकी आरबीसीज है उनमें लाल रंग आता है। और इस हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिकाओं तक लेकर जाना और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से कहां तक लेकर जाना? आपके फेफड़े तक लेकर जाना। बात समझ में आ रही है? ये हीमोग्लोबिन का काम है, ठीक है। और यदि ब्लड की यानी कि आरबीसी की यदि कमी हो जाए, यदि आरबीसी की कमी हो जाए तो उस बीमारी को हम कहते हैं क्या? एनीमिया, यानी कि खून की कमी। तो बेसिकली वो खून की कमी नहीं होती, वो होती है आपकी किसकी? वो होती है आरबीसी की कमी। तो यदि आपके शरीर में या किसी के भी शरीर में यदि हीमोग्लोबिन कम है, आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं कि भैया हीमोग्लोबिन कम है, तो यदि हीमोग्लोबिन कम है या फिर आरबीसी कम है तो उस बीमारी को हम कहते हैं एनीमिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है, सिंपल है, मजेदार है। चलो अच्छा, एक और चीज, हम लगातार चीजों को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जितना आपका होता जाता है वीडियो रोक कर आप उसके नोट्स बनाते जाओ। आप यदि ये सोचोगे कि सर पूरा का पूरा हम आप पढ़ाते जाओगे और हमको दिमाग में फिट रहेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप प्लीज नोट्स भी बनाते जाएं। बात समझ में आई? बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए। आरबीसी कितनी होती है? तो 45% में लगभग 45% जो है वो आपकी आरबीसी ही होती है। ध्यान से देखो, मैंने ढेर सारी आरबीसी बनाई है और इन्हीं आरबीसी के कारण जो रक्त होता है आपका, राइट, वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है। क्लियर है, सिंपल है, मजेदार है। चलो इसके बाद आती है डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, राइट, वो 1% से भी कम होती है, मतलब बहुत कम होती है, इसलिए अपन ने उसका पूरा एक्चुअल कॉम्पोजिशन नहीं लिखा है। और क्या होती है? तो भैया केंद्रक वाली अनिश्चित आकार की कोशिकाएं, केंद्रक वाली अनिश्चित आकार की कोशिकाएं। और क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए इनका सफेद रंग होता है। और इनका काम क्या है? शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, क्या काम है? तो इनका काम है शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या करना? उसको बढ़ाना, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो चीज पाई जाती है वो है प्लेटलेट्स।
क्या है? प्लेटलेट्स। आपने कभी कभी सुना होगा कि भैया प्लेटलेट्स कम हो गई है, तो प्लेटलेट्स यदि कम होगी तो भी खतरा है। कैसे? सुनो, प्लेटलेट्स क्या है? अनिश्चित आकार केंद्रक रहित, मतलब इनमें भी केंद्रक नहीं होते हैं, रक्त के जमने की मदद करने वाली कोशिकाएं। तो ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका अनिश्चित आकार होता है, जिनमें केंद्रक नहीं होता है, और इनका काम क्या होता है कि भैया जब कट पिट जाता है, भी सोचो, एग्जाम्पल वाला हाथ काट रहा हूं, वो वाला हाथ नहीं काट रहा हूं, किसी की याद में। बात समझ में आ रही है? चलो, ये यहां से ऐसे मैंने कट किया तो ब्लड बाहर निकलेगा। अब यदि ये ब्लड बाहर निकलेगा और निकलता ही रहेगा, तो एक समय बाद अपन ही ऊपर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए क्या है, ब्लड यदि बाहर निकल गया है तो खून का थक्का जमना बहुत जरूरी है। और वो जो खून का थक्का जमता है वो किसके कारण जमता है स्टूडेंट्स? तो वो जमता है किसके कारण? प्लेटलेट्स। तो किसके कारण? तो प्लेटलेट्स। और क्या होती हैं? रक्त के जमने में ये मददगार होती हैं। तो देखो, स्टार जो मैंने बनाया है, राइट, वो प्लेटलेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में कहानी वैसी नहीं होती है जैसी आप देख रहे हो। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये रक्त के बारे में अपन ने देख लिया। अब सवाल पैदा होता है कि सर, आपने बताया था कि जो रक्त है उसके संवहन के लिए हमें एक पंप की जरूरत है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। वो कैसे होगा? तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। आप जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये इतना कुछ है रक्त के बारे में कि आपके बढ़िया वाले जो नोट्स है वो बन जाएंगे। ठीक है, इसको करो नोट, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो भाई एक और चीज है कि यदि कोई पूछे कि रक्त क्या है, कोशिका है, अंग है, उत्तक है, अंग तंत्र है, या फिर शरीर है, तो आपको बताना है कि भैया रक्त जो है वो एक जीवित उत्तक है। रक्त क्या है? तो ये एक आपका जीवित उत्तक है। क्या है? जीवित उत्तक है। उत्तक है। बात समझ में आ रही है? तो रक्त क्या है? ये एक प्रकार का जीवित उत्तक है। चलिए, तो अब आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा कि संवहन में जब हार्ट की एंट्री होती है तो ऐसा क्यों होता है। देखो, अपने को फेफड़े से ले जाना है ऑक्सीजन वाला ब्लड, अपने को जो है फेफड़े से ले जाना है ऑक्सीजन वाला ब्लड, जो कि किसकी सवारी करता है? हीमोग्लोबिन की। बात समझ में आ रही है? तो फेफड़े से अपने को क्या करना है? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाना है सभी कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं से विऑक्सीकृत ब्लड जो है आपका, विऑक्सीकृत रक्त जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, राइट, उसको आपको लेकर आना है सभी कोशिकाओं से किसके पास? लंग्स यानी कि फुफ्फुस यानी कि फेफड़े के पास में। बात समझ में आ रही है? तो ये आसानी से हो जाता, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना पंप के ये सभी कोशिकाओं तक ना तो जा पाएगा और ना ही सभी कोशिकाओं से फेफड़े तक पहुंच पाएगा। तो अपने को जरूरत होती है एक पंप की, ठीक है, और उसका काम क्या होता है उसको अपन समझ लेते हैं। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, राइट। और क्योंकि मुझे पता है आप सीधे जो है नोट्स बनाते हो, इसलिए मैं ये वाले भाग को भैया हटा ही दे रहा हूं। मेरे को बात ही नहीं करनी, मुझे आपको थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, एक एक स्टेप बतानी है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोलॉजी में क्या करते हैं, सीधे जो है टीपने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अपने को टीपना नहीं है, अपने को सीखना है, राइट। अब देखो काम क्या है, ध्यान से देखना। अब हम बात करेंगे रक्त वाहिनियों की। किसकी बात करेंगे? रक्त वाहिनी कितने टाइप की होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे किसके पास में? नोट्स के पास में। बात समझ में आ रही है? बने रखें, नॉट टू वरी, पूरा करेंगे। देखो, अब बात क्या है कि जो रक्त वाहिनी होती है वो दो टाइप की होती है, बेसिकली 3 प्रकार की होती है, पर सब लोग 2 ही प्रकार की जानते हैं। और कौन सी होती हैं वो? सब लोग मतलब अधिकतर लोग। जब भी आपसे कोई पूछे कि रक्तवाहिनी कितने टाइप की होती है, तो आप बोलोगे सर आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, यानी कि धमनियां होती हैं और शिराएं होती हैं। बात समझ में आ रही है? एक और होती है, और वो क्या होती है आपकी? तो भैया वो होती हैं आपकी केशिकाएं। क्या होती हैं? कोशिका के अंदर पाई जाती हैं बहुत सारी केशिकाएं। समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, फेफड़े का काम क्या है? फेफड़े का काम है रक्त में ऑक्सीजन मिलाना, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं O2 वाला रक्त, ठीक है। तो फेफड़े का जो काम है वो है आपका O2 वाला रक्त। फेफड़ा जो है वो आपका क्या है? वो है आपका ऑक्सीजन वाला रक्त, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकृत रुधिर या फिर ऑक्सीकृत रक्त, ठीक है। चलो एक चीज याद रखो, दिमाग में फिट कर लो, बड़ा कंफ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट्स को। आज जो है ना हम कंफ्यूजन की बात समझ में आ रही है, बैंड बजा देंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने देंगे। ध्यान से देखिएगा भैया, फेफड़े से जुड़ी हुई जो भी नली है, फेफड़े से जुड़ा हुआ जो भी पाइप है,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे रक्त अंदर आ रहा है या फिर रक्त बाहर जा रहा है। फेफड़े से जुड़ा हुआ कोई भी पाइप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रक्त अंदर आ रहा है यानी कि फेफड़े में आ रहा है, फेफड़े में आ रहा है या फेफड़े से पूरे शरीर में जा रहा है, उसको अपन फुफ्फुस कहेंगे। क्या कहेंगे? फुफ्फुस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो फुफ्फुस शिरा जो होती है, फुफ्फुस शिरा जो होती है वो ऑक्सीजन वाला रक्त, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको कहां लेकर जाती है? हृदय में लेकर जाती है, यानी कि दिल में लेकर जाती है। दिल यहां बिजी है, आप कहीं और लगा रहे हो, दिल इधर कहीं और ही बिजी है। बात समझ में आई? ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी देखो। तो ऑक्सीजन वाला जो रक्त है उसको फुफ्फुस शिरा कहां तक लेकर आती है भैया? हृदय में लेकर आती है। तो ये बात याद रख लो कि फेफड़े से जुड़ी हुई नलियां, फेफड़े से जुड़े हुए जितने भी पाइप्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कुछ आ रहा है या फिर जा रहा है, जितनी रक्तवाहिनी फेफड़े से जुड़ी हुई है उसके आगे फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो फेफड़े से ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो कौन लेकर जाती है? फुफ्फुस शिरा लेकर जाती है। किसके पास लेकर जाती है? दिल के पास। और पता है जाकर क्या बोलती है? भाई सुनना, मैं जो ब्लड लेकर आ रही हूं ना उसमें उतना फोर्स नहीं है, प्रेशर नहीं है, पूरे शरीर में जा नहीं पाएगा। ब्लड तो है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है हीमोग्लोबिन के अंदर, पर ये कहती है कि भैया उसमें इतना प्रेशर यानी कि फोर्स है ही नहीं, अच्छे तरीके से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, कुछ करना। हृदय कहता है सुन, तू मत हो परेशान, मैं हूं पंप, मैं क्या करूंगा? प्रेशर के साथ पूरे ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचा दूंगा। इसीलिए क्या होता है, हृदय जो है वो एक प्रकार का क्या है? तो स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का पंप है। बात समझ में आ गई? तो फेफड़े से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, अपन एक काम करते हैं, देखो आप में से कई बार ना स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं लाइव क्लास में या फिर जो भी कक्षाएं होती है उनमें कि सर क्या जो अशुद्ध रक्त होता है या जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या वो नीले कलर का होता है? तो नहीं, दोनों ही लाल कलर के होते हैं। और यदि एक जगह पर दोनों के सैंपल यदि अपन रख दें तो आप नहीं समझ पाओगे कि किसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और किसमें ऑक्सीजन कम है। बात समझ में आ रही है? यह सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि भैया ऑक्सीजन के साथ जो रक्त होगा वो लाल कलर से होगा और विऑक्सीकृत यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तुलनात्मक तरीके से ज्यादा है, उसको अपन नीले तरीके से बनाते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फेफड़े से ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर कौन आई? तो भैया फुफ्फुस शिरा आई। फुफ्फुस शिरा क्यों कहते हैं? क्योंकि फेफड़े से निकल रही है। किसके पास पहुंची? पंप के पास पहुंची। पंप कौन है? तो हृदय है। अब हृदय क्या करता है? ध्यान से देखिएगा, हृदय जो है उस पूरे ऑक्सीजन वाले पंप को, ब्लड को अपने पास लेता है और उसको प्रेशर के साथ, कैसा? धक धक नहीं, लबदब लबदब लबदब। दिल कैसा लगता है? लबदब लबदब लबदब। बात समझ में आ रही है? तो इसमें से वो क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से वो पूरा, इसमें से जो रक्त होता है उसको वो महाधमनी के पास भेज देता है। और वो जो महाधमनी होती है वो अलग अलग भागों में विभाजित होकर पूरे शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर क्या भेज देती है? ब्लड भेज देती है, जो भी कैसा है? ऑक्सीकृत वाला है। अरे रुको 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 रुको। तो ऑक्सीकृत वाला रक्त, ऑक्सीजन वाला रक्त, अपन एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको देखेंगे तो ऑक्सीजन वाला रक्त। बात समझ में आई? तो यहां पर हृदय में आपका जो हार्ट है उसमें ब्लड का कोई प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, इट्स जस्ट लाइक द जंक्शन। एक प्रकार का क्या है? तो बाबूजी एक प्रकार का जंक्शन है जहां पर एक तरफ से कम प्रेशर वाला ब्लड आता है और ज्यादा प्रेशर वाला ब्लड जाता है, क्योंकि यदि प्रेशर कम होगा तो ये पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाएगा। तो वो धमनी जो कि हृदय से बाहर निकलती है, वो धमनी जो कि हृदय से बाहर निकलती है उसको अपन बोलते हैं महाधमनी। और महाधमनी का काम है दिल से शरीर के जितने भी अंग हैं, उनके अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, बात समझ में आ रही है, उन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर जाना, जहां पर भोज्य पदार्थ उसका पहले से वेट कर रहा है। किसके लिए? ऊर्जा बनाने के लिए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन वाला ब्लड गया किसके पास? कोशिका के पास। और कोशिका के पास और क्या था भैया? भोज्य पदार्थ था, अमीनो अम्ल था, वसीय अम्ल था, और क्या था? आपका कार्बोहाइड्रेट था। तो वो जो तीनों चीजें हैं वो पहले से ही कोशिका के अंदर इंतजार कर रही हैं, किसका? रक्त का।
कि रक्त जो है ऑक्सीजन लेकर आएगा, रक्त के अंदर की आरबीसी जो है उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन लेकर आएगा, मैं उस ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करूंगा और उसके बाद जो है वायवीय या अवायवीय, जो ऑक्सीजन यदि है तो वायवीय श्वसन होगा, ऊर्जा निकलेगी और क्या निकलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मुख्य भाग तो आपका कार्बोनेट बन गया, पर अब जो बची हुई अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपन क्या करेंगे, तो कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको महाशिरा से फिर हृदय तक पहुंचा देती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं, वो बोलती है महाशिरा से, सुनना शिरा, तू महान है ना, तू महान है ना, तो एक काम कर, यहां से जो है रक्त को लेकर जा हृदय तक। क्या बोलती हैं आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। तो जितनी कोशिकाओं में अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, क्यों आ गई है, क्योंकि भैया भोजन का पाचन हुआ है। वो क्लास आपने नहीं देखी थी तो आप प्लीज उसे जाकर देख लीजिए, मस्त वाली वो क्लास थी, राइट। तो भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद, सॉरी श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली उसका मुख्य भाग 70 to 70% के आसपास तो कार्बोनेट बन गया। अब बचा कुचा 25 से 30% जो है, राइट, उसको अपने को फेफड़े से बाहर भेजना है। क्लियर है, तो क्या होता है, ठीक है, तो सारी कोशिकाएं कहती हैं महाशिरा से कि यार सुनना, तू महान है ना, तू शिरा है ना, तू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर जाएगी ना, वो कहती है हाँ जाऊंगी, काम है मेरा, राइट। तो ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल वाली बात है, CO2 वाला रक्त। तो भैया क्या है, CO2 वाला रक्त है और ये नीला नहीं होता है, ऐसे रंगों से अपन समझते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, बात समझ में आई। चलो, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त निकला और किसके पास पहुंचा, फिर हृदय के पास पहुंचा। हृदय के पास जिस तरीके से महाशिरा से रक्त पहुंचता है, राइट, उसके बाद क्या होता है, हृदय जो है उस रक्त को फिर किसके पास भेज देता है, फेफड़े के पास, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय है, एक्सचेंज है, वो कहां पर होगा, वो होगा आपके फेफड़े के अंदर की कूपिकाओं में। बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हृदय ने क्या किया, फेफड़े की तरफ फिर क्या भेज दिया भैया, आपने रक्त भेज दिया। हृदय ने फेफड़े के अंदर फिर रक्त भेज दिया, और जिन नाली से, जिन नलिकाओं से, जिस पाइप से उसने रक्त को भेजा है, उसी को हम लोग बोलते हैं धमनी। और कौन सी धमनी, क्योंकि फेफड़े की तरफ जा रहा है इसलिए इसे हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। बात समझ में आ रही है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, तो ये हो गई भैया आपकी फुफ्फुस धमनी। तो सीधी कहानी ये है कि धमनी जो है हमेशा रक्त लेकर जाएंगी। क्या समझ में आया, धमनी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता बाबूजी, जो धमनी है वो हमेशा रक्त लेकर जाएंगी, हमेशा रक्त जो है ले जाएंगी। धमनी जो है वो हमेशा क्या करेगी, रक्त लेकर जाएगी, ठीक है, ले जाएगी। या इसको अपन और शॉर्ट में कैसा लिखें, रक्त ले जाती है। रक्त कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें ऑक्सीजन है या फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, धमनी जो है वो रक्त ले जाती है। पर यदि आप शिरा की बात करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो ये रक्त लाती है। या फिर आप ये कह लो कि धमनी जो है हृदय से, और ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, धमनी जो है वो हृदय से क्या करती है, रक्त ले जाती है। अब कुछ लोगों को टेंशन हो रही होगी, सर वहां नीचे अपने नोट्स थे वो गायब हो गए, नहीं होंगे गायब, नॉट टू वरी, बस बने रहो, ध्यान से देखो। धमनी जो है वो हृदय से रक्त लेकर जाती है, किधर भी जाती है, फेफड़े की तरफ भी जाएगी तो भी धमनी बोलेंगे। ध्यान से देखो ना, हृदय से जो चीज जा रही है वो धमनी है, कंफ्यूज काहे होते हो। हृदय से जो चीज बाहर जा रही है वो धमनी है, फेफड़े की तरफ गई तो फुफ्फुस धमनी, शरीर की तरफ गई तो बड़ी महान धमनी हो गई भैया, शरीर की तरफ गई तो बड़ी महान धमनी हो गई, पूरे शरीर में ब्लड लेकर जा रही है, बड़ी महान धमनी है, तो क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। फुफ्फुस की तरफ गई तो क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। कहानी समझ में आई। तो धमनी जो है हृदय से रक्त ले जाती है, धमनी जो है हृदय से रक्त ले जाती है, और शिराएं जो हैं रक्त लाती है, किसमें, दिल में। तो दिल से निकलने वाली जो नालियां हैं, दिल से निकलने वाली जो आपकी पाइप है, दिल से निकलने वाली जो वाहिकाएं हैं, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं बाबूजी, तो वो होती है अपनी धमनी। दिल से निकलने वाली नलियां जो होती हैं उसको अपन बोलते हैं धमनी। और दिल में जाने वाली
बात समझ में आ रही है ना? इंटरेस्टिंग, मजेदार, पक्का ना मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो, और दिल में जाने वाली जो नालिकाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? शिराएं। क्या बोलते हैं? शिराएं। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फेफड़े से आ रही है या शरीर से आ रही है। फेफड़े से यदि कोई शिरा आ रही है तो उसको अपन फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, और यदि शरीर से, सोचो पूरे शरीर का विऑक्सीकृत ब्लड लेकर आ रही है, कितनी महान होगी, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। बात समझ में आ गई? तो हमेशा याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये अपवाद है। ये देखो अपवाद कैसे है कि फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध नहीं कहेंगे हम। देखो नीले कलर से बनी ना फुफ्फुस धमनी, ठीक है? तो इसका मतलब ये विऑक्सीकृत रक्त लेकर जा रही है। बाकी जितनी धमनियां होती हैं वो सब ऑक्सीकृत ब्लड लेकर जाती हैं पूरे शरीर में। बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना? तो फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है। फुफ्फुस शिरा जो है वो भी एक अपवाद है, क्योंकि जो शिरा होती है उसके अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। बात समझ में आ रही है? पर अकेली ऐसी शिरा होती है जिसमें ऑक्सीजन वाला होता है, तो अपवाद है, कंफ्यूज कोई भी नहीं होगा, ठीक है? देखो तो याद रहे, धमनी जो है हृदय से निकलती है। धमनी जो है हृदय से निकलती है, किधर जाती है वो बात की बात है, और शिराएं जो है हृदय तक आती हैं, किधर से आती हैं वो भी बात की बात है। जो हृदय से निकल के फेफड़े में गई, फुफ्फुस में गई, फुफ्फुस धमनी हो गई। जो हृदय से निकल के पूरे शरीर में चले गई कोशिकाओं के अंदर, सोचो कितनी महान होगी, महाधमनी हो गई। जो पूरे शरीर से CO2 वाला रक्त लेकर हृदय के पास आई, राइट, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? उसको हम महाशिरा बोलेंगे, बहुत महान है, राइट। और जो फेफड़े तक लेकर गई, सॉरी, जो फेफड़े से लेकर हृदय तक आई, बात समझ में आ रही है, वो हो गई आपकी फुफ्फुस शिरा। तो लेकर जाने वाली हृदय से बाहर निकलने वाली धमनियां होती हैं, और हृदय के पास आने वाली जो हैं वो शिराएं होती हैं। बात समझ में आ रही है? सामान्यतः सभी जो धमनियां होती हैं वो ऑक्सीकृत रक्त लेकर जाती हैं। सभी जो शिराएं हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त लेकर जाती हैं। धमनियां जो हैं वो मोटी होती हैं, उनकी मोटाई ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? और धमनियों के अंदर कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं, पर शिराओं के अंदर होते हैं वॉल्व। और शिराएं जो हैं उनका काट पश्च का क्षेत्रफल कैसा होता है भैया? तो पतला होता है। पढ़ेंगे इसको अपन डीप में, ठीक है? चलो ये हो गया, नोट करो। तो इस क्लास के बाद यहां तक जब हम पहुंचे, सबको फुफ्फुस धमनी पता होनी चाहिए। कौन है फुफ्फुस धमनी? कार्बन डाइऑक्साइड रक्त ले जाने वाली। चलो, CO2 वाला क्या लेकर जा रही है? रक्त। तो क्या अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई? तो फेफड़े के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और ऐसा ही एक एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता है अंगों के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर। सिंपल ये कहानी है, मस्त ये कहानी है, सुनो पक्का। अंदर क्या होता है ना वो भी बता रहा हूं, ठीक है? चलो, फुफ्फुस धमनी क्लियर? बोलो यस सर। फुफ्फुस शिरा क्लियर? बोलो यस सर। फेफड़े का काम बोलो यस सर। अंग कोशिकाएं के अंदर क्या होता है? बोलो यस सर। पता चल गया है। महाधमनी का काम क्लियर है, और महाशिरा का काम भी आपको क्लियर है। धमनियां हृदय से निकलेंगी, किधर जाएंगी अपने को मतलब नहीं है। शिराएं हृदय तक आएंगी, कहां से आएंगी अपने को कोई मतलब नहीं है, वो सब अपन देख चुके हैं। क्लियर? अब चलते हैं उस डायग्राम की तरफ जो आपको याद रखना है। उसके लिए मुझे टीपो जल्दी, पक्का? ठीक। अब यार बार बार पीछे जाना पड़ेगा अपने को, अपन हटाते हैं इसको। चलो 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 चलो, उसको फिर लिखना पड़ेगा मुझे, है ना? ध्यान रखना, ध्यान 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 रखना पड़ेगा। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में अपन लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है फुफ्फुस के अंदर कूपिकाएं अपना खेल दिखाती हैं, और कैसे अंग के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर की केशिकाएं अपना खेल दिखाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो फेफड़े के अंदर जो खेल होता है वो किसके कारण होता है? ध्यान से देखिएगा, कूपिकाओं के कारण। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? बहुत सारे अलग अलग शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं अपनी जिंदगी में, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दो, या तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके लिख दो। रुको 1 मिनट, अभी नहीं लिखता इसको मैं, नहीं तो मैं फिर कैसे आगे पहुंचूंगा, दिक्कत हो जाएगी ना। चलो, फेफड़े के अंदर का जो खेल है वो कूपिकाएं खेलती हैं, और कोशिकाओं के अंदर का जो खेल है वो केशिकाएं खेलती हैं।
मतलब कूपिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता है, और कोशिका के अंदर जो केशिकाएं होती हैं उसके अंदर भी ये सारा एक्सचेंज होता है। कैसे होता है, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, ध्यान से देखना। ऐसे होता है। हो जा, अरे होना नहीं चाहती यार, ओहो, अपने को ये पूरा हटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपन एक काम करेंगे, आपने नोट कर लिया है ना, चलो मैं पूरा हटा देता हूं, रुको मैं फिर से लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ गई। क्या कहा था मैंने, फेफड़े के अंदर का जो खेल होता है वो कौन करती है बाबूजी, तो ये कूपिकाएं करती हैं। अब जब तक मैं यहां पर ये सब कुछ लिख रहा हूं उसको ड्रॉ करेंगे सभी लोग, ठीक है। और अंग कोशिकाओं के अंदर का जो खेल है वो कौन करती हैं, तो केशिकाएं करती हैं। कौन करती हैं, तो केशिकाएं करती हैं, जिनको हम लोग कैपिलरीज भी कहते हैं। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, कोशिका मतलब सेल, और उसके अंदर बहुत सारी होती हैं छोटी छोटी केशिकाएं, वो देखो बनी उधर, ठीक। चलो और लिख देते हैं अपन, O2 वाला रक्त, और ये भी कैसा है, O2 वाला रक्त। तो आप मुझे एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, आप मुझे एक बात बताओ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज कितनी बार, 2 बार। एक बार कहां, कूपिका में, दूसरी बार कहां, अंग केशिका में, राइट, कोशिकाओं के अंदर की केशिका में। और देखो, ये CO2 वाला है, तो ये कैसा है, CO2 वाला रक्त है, और बाबूजी ये कैसा है, तो ये भी CO2 वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ऑक्सीजन जुड़ी, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ निकली और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी। तो ये खेल कैसे होता है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब भैया, ये जो हृदय होता है ना, ये लूडो के 4 डिब्बे जैसे 4 अलग अलग भागों में यानी कि चैम्बर्स में विभाजित है। और कैसे है, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसको नोट तो करो, बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो मस्त वाली ये बात है, आपने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। सारी कहानी तो क्लियर है, बस हमें जो है हमारा जो दिल होता है उसके बारे में समझने की थोड़ी सी जरूरत है। और कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब भैया जो हमारा दिल होता है, राइट, वो 4 अलग अलग भागों में विभाजित होता है। बात समझ में आ रही है, तो क्या है, अच्छा एक चीज याद रखो, यदि ये दिल मैंने ऐसे बनाया है ना, बात समझ में आ रही है, ये दिल यदि मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, तो आप मेरे रिस्पेक्ट में समझिए कि इधर दाया भाग होगा, इधर बाया भाग होगा। बात समझ में आ रही है। जो ऊपर वाले होते हैं उसको अलिंद कहते हैं, जो नीचे वाले होते हैं उसको अपन निलय कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ऊपर की तरफ का जो भाग होता है, पोर्शन होता है, उसको अलिंद कहते हैं। नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग निलय कहते हैं। बात समझ में आ गई। मस्त वाली ये कहानी है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। चलो, तो ये डायरेक्शन को 1 मिनट मत देखो, आप सिर्फ जो है ये वाले पोर्शन को देखो। भैया ये दाया अलिंद है, ये बाया अलिंद है। ऊपर वाला जो है वो अलिंद होगा, नीचे वाला जो है वो आपका निलय होगा। ये दाया निलय है, ये बाया निलय है। किसका, तो मेरे रिस्पेक्ट में समझो। बात समझ में आ रही है। ये दाया भाग, ये बाया भाग, ऊपर वाला भाग अलिंद, नीचे वाला जो भाग है वो निलय है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से जो हमारा दिल होता है वो 4 भागों में बटा हुआ है, जिसके अंदर होती हैं बहुत सारी यादें। ऐसा कहा जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए भैया, अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, अपन ने उधर वाली कहानी तो पूरी देख ली थी। हम शुरू करते हैं कहां से, ऑक्सीजन वाले ब्लड से। चलो देखो कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे फेफड़े के अंदर की कूपिकाएं हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज चल रहा होता है। और ये एक्सचेंज किस तरीके से चल रहा होता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्या आपको ये लाल वाला दिख रहा है? यदि आपको लाल रंग की कोशिकाएं दिख रही होंगी, सॉरी, लाल रंग की यदि आपको रुधिर वाहिका दिख रही होंगी, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड है। नीले कलर वाली जो है, इसका मतलब नीले कलर का खून नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। बात समझ में आ गई है ना, मस्त बात। अब देखो, तो यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया किसमें, बाया अलिंद में। आपका जो लेफ्ट आर्ट्रिकल है, आर्ट्रियम है, उसके अंदर आपका क्या आया भैया, ऑक्सीजन वाला रक्त आया। जिससे वो आया उसको अपन ने फुफ्फुस शिरा कहा। फुफ्फुस शिरा जो थी, ठीक है, फुफ्फुस शिरा से आया, और उसके बाद इधर पे प्रेशर कम होता है, यहां पर जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है।
क्योंकि ब्लड जो है उसमें लगातार संकुचन, शिथिलन, संकुलन, शिथिलन, लब दब, जिसको अपन लोग धक धक कहते हैं, ऐसा चलते रहता है। बात समझ में आई? तो यहां से आया, इधर गया, फिर यहां से आया, फिर इधर गया। बात समझ में आ गई? अब देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो। यहां से जो रक्त आया उसको अपन ने फुफ्फुस शिरा कहा, और ये जो आपकी फुफ्फुस शिरा है ये रक्त लेकर आती है फेफड़े से कहां तक? बाय अलिंद तक। उसके बाद जो है वॉल्व की हेल्प से वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें? बाय निलय में। और उसके बाद महाधमनी जो है, महाधमनी जो है वो ऑक्सीकृत ब्लड को, रक्त को कहां लेकर जाती है? ध्यान से देखिएगा तो पूरे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं पूरे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उसके अंदर कौन लेकर जाती हैं? तो आपकी महाधमनी लेकर जाती है ऑक्सीकृत ब्लड को, रक्त को। ठीक है, अब यहां क्या होता है ध्यान से देखो। अब भैया प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी होती है केशिकाएं, प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर होती हैं बहुत सारी केशिकाएं, क्योंकि आप जानते हो कि कोशिका के अंदर क्या हुआ है। कोशिका के अंदर जो भोजन था उसको पाचन करने की, उसको ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो यहां से क्या हुआ? महाधमनी जो ऑक्सीजन लेकर आई थी आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, वो आपकी जो ऑक्सीजन है वो किसने उपयोग कर लिया? कोशिका ने उपयोग कर लिया। और यदि उस ऑक्सीजन को उसने उपयोग किया तो वहां पर जो है वायवीय श्वसन हुआ, यानी कि एरोबिक आपका रेस्पिरेशन हुआ, जिससे क्या हुआ कि ऊर्जा तो मिल गई और साथ में कौन सी चीज मिली? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली, राइट, उस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अब वो कौन लेकर जाएगा? केशिकाएं। बात समझ में आ रही है? तो केशिका ही वो जगह होती है जहां पर ऑक्सीजन वाले ब्लड आते हैं, जहां पर आपकी जो धमनियाएं होती हैं वो शिराओं से मिल जाती हैं, और केशिकाएं पाई जाती है किसके अंदर? कोशिकाओं के अंदर। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी है। तो कोशिकाओं ने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई उसको अब कौन आगे लेकर जा रहा है? तो भैया उसको आगे लेकर जा रहे हैं आपकी अब महाशिराएं। तो महाशिरा और अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है पूरे शरीर के अंदर, सभी जगह से वो महाशिराएं जमा हो जाती हैं। महाशिराओं में वो रक्त आ जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो जो है वापस से किसके पास जाती है? वो जाती है आपके दाएं अलिंद के पास। अब ना कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं नहीं सर ये नीचे जाती है और फिर यहां से ऊपर जाती है। तो ऐसा नहीं है, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अभी अपन इसका डायग्राम भी देखेंगे कि भैया वो जाती है दाएं अलिंद के पास, फिर यहां से जो है वो निकल कर जाती है वापस किसके पास में? फेफड़े के अंदर जो कोशिकाएं होती है उसके पास में। और उन कोशिकाओं के अंदर क्या चल रहा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में और ऑक्सीजन फिर से मिल जाती है। तो फिर से यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का बिछड़ना, ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का बिछड़ना। और ये सब जब से हमारा जन्म हुआ है, और ये सब जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर चल रहा है। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो कर लिया, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं। ये जो महाधमनी होती है ना, जब हृदय में संकुचन होता है और शिथिलन होता है, उसी समय पर महाधमनी में जो दाब होता है वो कम और ज्यादा होता है। कैसे होता है उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे, पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो ठीक है, हो गया पक्का। अब आते हैं वापस से कहां पर? अपने नोट्स की तरफ। किसकी तरफ? तो आते हैं हम लोग अपने नोट्स के तरफ। चलो ये लो भैया, अब यहां मैं जितने पॉइंट्स देख रहा हूं ये बेसिकली अपने नोट्स हैं, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मानव में वहन किससे होता है? तो जो रुधिर यानी कि रक्त है वो भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थ यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का वहन करते हैं हमारे पूरे शरीर में। भोजन जो है वो कहां से निकाला जाएगा? छोटी आंत से। कहां लेकर जाया जाएगा? सभी कोशिकाओं में। ऑक्सीजन जो है फेफड़े यानी कि कुपिकाओं से निकाला जाएगा, आरबीसी पे सवार किया जाएगा हीमोग्लोबिन के पास। कहां लेकर जाया जाएगा? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ आया था, ऑक्सीजन के साथ मिला था, ऊर्जा निकली थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त फिर वापस से लेकर आएगा कहां पर? पहले हृदय के पास में और उसके बाद फिर से कोशिकाओं में। बात समझ में आ गई? चलो, रुधिर क्या है? तो भैया एक तरल संयोजी उत्तक है। तो याद रहे ये कैसा उत्तक है? तो ये जीवित उत्तक है। आपका जो रुधिर है वो क्या है? तो ये एक प्रकार का जीवित उत्तक है। इसको अपने दिमाग में आप फिट रखिएगा। तीसरी बात,
रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और ये कितना होता है तो याद करो, अब तो अपना रिवीजन चल रहा है, याद करो अब तो अपना रिवीजन चल रहा है, अपन ने सब कुछ देख लिया, सारी चीज आपकी कॉपी में फिट है। तो रुधिर के अंदर प्लाज्मा होता है जिसमें जो आपके रक्त का होता है 55%, जिसमें जो है 90% जो होता है वो आपका जल होता है, राइट, 90% आपका जल होता है, और 7% जो है आपका प्रोटीन होता है, और बाकी का जो बचा कुचा है वो सॉल्ट हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, मजेदार है कहानी। चलो, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं, निलंबित होती है मतलब ये एक प्रकार का निलंबन है, सस्पेंशन है, कोलाइडी विलियन है, राइट, कोलाइडी विलियन है, सस्पेंशन नहीं है, कोलाइडी विलियन है। चलो, इसके अंदर 55% तो आपकी प्लाज्मा है जैसा कि अभी अपन लोगों ने देखा था, और जो 45% है वो आपकी कोशिकाएं, जिसमें से पूरी की पूरी लगभग 45% जो है वो आपकी क्या है, आरबीसीज हैं, कुछ मात्रा में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज होती हैं। उनके क्या काम है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। चलो, प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वज्र को पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जो प्लाज्मा है वो रक्त के अंदर एक माध्यम का काम करता है, और किन चीजों का वहन करता है, इन चीजों का। ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है तो भैया लाल रुधिर कणिकाएं लेकर जाती हैं, जिसको हम लोग आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं, और लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, राइट। और ये कैसे लेकर जाती हैं तो देखो, इनके अंदर होते हैं बहुत सारे हीमोग्लोबिन। क्या होते हैं तो इनके अंदर होते हैं बहुत सारे हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं, राइट, इसके ऊपर कौन ट्रेवल करता है तो हीमोग्लोबिन के ऊपर ट्रेवल करता है आपका क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इजी, नोट कर लो। चलो, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सिंपल ये कहानी है, बड़े ध्यान से इस पूरी कहानी को आप लोगों को सुनते रहना है। अब देखो, बहुत से अन्य पदार्थ जैसे कि लवण का वहन भी किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा। अतः हमें एक पंपन यंत्र की जरूरत है, हमें एक पंप की जरूरत है जो ब्लड को सही प्रेशर के साथ पूरे शरीर में क्या कर सके, फैला सके। उसके बारे में देख लेते हैं। जो लिखा है ना, जो रुधिर को अंगों के आसपास ढकेल सके तथा नलियों में एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी उत्तकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र की जरूरत है जो यह सुनिश्चित कर सके कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत कैसे होती है, और यही पूरा तंत्र जो है वो कहलाता है हमारा परिसंचरण तंत्र। ये लो, तो हृदय क्या है तो भैया ये हमारा पंप है। ये रहा आपका डायग्राम। नीला भाग यदि है इसका मतलब कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। लाल भाग यदि है इसका मतलब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड। बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, सब देख लिया अपन ने। देखो, सारे पॉइंट्स पढ़ो ना एक बार, मजेदार बात। तब तक मैं देखता हूं कि ये दिल धड़कता कैसे, और फिर बताता हूं आपको, ठीक है। चलो, ये कहानी है बाबूजी। चलो, आपने इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लिया होगा। अब काम की बात पर आते हैं कि भैया हुआ कैसे। तो एक बार तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से ब्लड आया और यहां से भी ब्लड आया, और जो लाल नहीं, इसको मैं नीले कलर से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा भैया? नीले कलर से। कैसे 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 कैसे? तो अंदर की बात यह है कि यहां से भी ब्लड आया और यहां से भी ब्लड आया। कौन सा ब्लड आया? तो नीले कलर से बना है, तो समझ जाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको अपने को भेजना है कहां पर? तो देखो देखो, अच्छा एक और चीज कि आपका इधर वाला भाग है, दाया भाग है, और बाया भाग एक दूसरे से ना मिल जाए, इसीलिए बीच में होती है आपकी विभाजिका। बीच में क्या होती है? आपकी विभाजिका होती है, जो दोनों पोर्शन को हृदय के एक दूसरे से दूर रखती है। नहीं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आपस में क्या हो जाएगा भैया? मिल जाएगा, जैसा कि मछली के शरीर में होता है। बात समझ में आ रही है? उसको भी अपन देखेंगे, पहले यहां चलते हैं। चलो, तो यहां से आया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चला गया कहां पर? तो भैया फुफ्फुस की तरफ। देखो फुफ्फुस धमनी लिखा है कि नहीं लिखा है, ध्यान से देखो। देखो देखो, मस्त वाली ये कहानी है। यहां से ये आया और चला गया किसकी तरफ? फुफ्फुस की तरफ चला गया, यानी कि फेफड़े की तरफ चला गया, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। बात समझ में आ गई? चलो, तो नीले कलर से आया और चला गया। अब हम चलेंगे किसकी तरफ कि भैया वहां पर जो फेफड़े में जो ये वाला खेल हुआ था, फेफड़े में जो ये वाला खेल हुआ था कि ऑक्सीजन वाला रक्त आएगा,
किससे, फुफ्फुस शिरा से, और कहां चला जाएगा, पूरे शरीर में। तो ये तो फ्लो चार्ट हो गया। रियलिटी क्या है वो अपन देख लेते हैं, मस्त वाली कहानी। चलो, तो इस तरीके से फुफ्फुस शिराओं से ये आपका लाल वाला रक्त आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, और यहां से महाधमनी, देखो ये अंदर से महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में चला गया। बात समझ में आ रही है? तो डायग्राम देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली क्या है कि जो नीला वाला रक्त है वो इसके ऊपर से जाता है, कुछ भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, और जो लाल वाला यानी कि आपका नीला वाला रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त तो लाल ही होता है, ठीक है। और आपका जो ऑक्सीकृत ब्लड है वो आपका यहां से चला जाता है महाधमनी से। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। महाधमनी जानते हो, महाशिरा जानते हो, फुफ्फुस धमनी जानते हो, और फुफ्फुस शिरा जानते हो। धमनियां हृदय से जाती हैं, शिराएं हृदय में आती हैं। फुफ्फुस धमनी हो या फुफ्फुस शिरा हो, दोनों का काम फेफड़े से कनेक्शन है। महाधमनी हो या महाशिरा हो, दोनों का काम शरीर और उनकी कोशिकाओं से कनेक्शन है। डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे, डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाएंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने दिमाग में फिट करेंगे, और यदि आपको इस डायग्राम को बनाने में दिक्कत है तो आप चुपचाप ये डायग्राम बना देना। ये डायग्राम यदि आप बनाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसी में छुपा है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? चलो बढ़ते हैं आगे। ये इसको हटा देते हैं। बात समझ में, अब सुनो क्या लिखा है। हृदय का दाया और बाया बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने के लिए किया जाता है, और यह कौन करता है, विभाजक करता है। बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है, अब एक बात बताओ, अपने को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, अपने को जो है बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है, पक्षियों को बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है, हमें जो है अपने शरीर के तापमान को नियत निश्चित कांस्टेंट बनाकर रखना है, हमें जो है अपने पूरे शरीर के पीएच को भी कांस्टेंट बनाकर रखना है। तो बाबूजी ऐसा है कि खेल बहुत लंबा है, उसके लिए हमें चाहिए क्या, एक ऐसा हार्ट यानी कि एक ऐसा पंप जो कि बहुत दक्ष हो, बहुत अच्छा हो, बहुत एफिशिएंट हो। इसलिए हमें जरूरत होती है किसकी, 4 चैम्बर वाले हार्ट की, मतलब ये 4 भाग में विभाजित है। अब सवाल पैदा होता है कि सर क्या 3 चैम्बर और 2 चैम्बर वाला भी दिल होता होगा? तो भैया बिल्कुल होता है। और कैसे होता है समझते हैं। देखो, पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं में जिन्हें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और अच्छे तरीके से अपना तापक्रम बनाए रखना होता है, उनको जरूरत होती है 4 चैम्बर वाले हार्ट की। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक बढ़िया चीज समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी। देखो, हृदय जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। द्विवहन क्यों होता है? क्योंकि आप एक बात बताओ, हृदय में 2 बार रक्त आ रहा है और 2 बार जा रहा है। आपका जो हृदय है इसमें 2 बार रक्त आ रहा है और 2 बार जो रक्त है वो जा रहा है। 2 बार जो रक्त आ रहा है वो कौन सा, देखो, एक बार आया, दूसरी बार बाहर गया, ये एक बार यहां से आया, एक बार यहां से आया। कुछ इसी तरीके से यदि आप बात करोगे तो भैया इधर से एक बार खून बाहर निकला और यहां से भी बाहर निकला, तो 2 बार रक्त आ रहा है और 2 बार जो रक्त है वो जा रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन हार्ट, और ऐसे तंत्र को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन क्या, आपका सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विवहन तंत्र। ठीक है, तो देखो 2 प्रकार के होते हैं। एकक वहन होता है जिसमें आपका जो हृदय होता है वो 2 भाग में विभाजित होता है। एकक वहन होता है जिसमें आपका जो हृदय होता है वो 2 भाग में विभाजित होता है। ऐसा मछली में होता है। ऐसा किसमें होता है, मछली में होता है। पर यदि आप द्विवहन की बात करोगे तो इसमें आपका जो हृदय है वो 2 और भागों में विभाजित हो सकता है। त्रिभाग हृदय मतलब 3 चैम्बर होंगे, और आपका चतुर्भाग हृदय यानी कि इसमें 4 चैम्बर होंगे। कैसे होंगे समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। एक भाग वाले में ये हो गया आपका ऐसा हृदय, बीच में से डिवाइडेड, खत्म खेल। त्रिभाग में कैसा होगा, तो भैया ऐसा ऊपर की तरफ 2 होंगे, रुको जरा, ऊपर की तरफ 2 और नीचे की तरफ 1, ऐसा। और यदि आप बात करोगे ऐसे हृदय की जिसमें वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 में, तो इसको हम बोलेंगे आपका क्या, चतुर्भाग हृदय, जो कि मानवों में होता है, पंछियों में होता है। त्रिभाग मगरमच्छ में होता है, कछुए में होता है।
बात समझ में आ रही है? तो ये होगा आपका चतुर्भाग हृदय। तो कितने डिब्बे हैं उसको अपन ने यहां लिखा है, क्या उनके उदाहरण है उसको अपन ने साथ में लिखा है, और किस प्रकार का सर्कुलेशन होता है, वहन होता है, उसको अपन ने यहां लिखा है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। एक और जरूरी जानकारी कि भैया धमनियां जो है वो मोटी होती हैं, शिराएं जो हैं वो पतली होती हैं। धमनियों को क्योंकि उच्च प्रेशर वाला जो ब्लड है वो सभी जगह लेकर जाना होता है, इसलिए इनकी जो परत होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। शिराओं की कैसी होती है, पतली होती है। शिराओं में रक्त जो है वो विपरीत दिशा में ना जाए, वो रोकने के लिए लगे होते हैं बहुत सारे वॉल्व। बात समझ में आई है ना? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो बढ़ते हैं आगे। हो गया? आप बस मुझे बता दो, क्या इस डायग्राम में अब मेरे किसी भी नन्हे मुन्ने स्टूडेंट को, किसी को भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो नो सर, पक्का ना? और यदि डाउट होगा तो आप उसको पुट कर देंगे कहां पर? कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो रही। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट लिख लो। ठीक, चलिए और बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। अब रक्तदाब या फिर आपका जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली होता क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। मस्त कहानी है, ठीक है? अब हम चलते हैं एक डायग्राम के पास। देखो ध्यान से देखना, मस्त वाली बात बता रहा हूं, ठीक है? देखो यहां पर कौन आया? फुफ्फुस शिराएं आई। देखो यहां पर जो है कौन सी चीज आई? फुफ्फुस शिराएं आई। और बाहर कौन लेकर जा रही है? महाधमनी। फुफ्फुस शिराएं कहां से आई? तो भैया फेफड़े से आई। कहां से लेकर आई? तो ये फेफड़े से आई। और ये कहां जा रही है? शरीर में, जिसमें बहुत सारी क्या है भैया? कोशिकाएं हैं। अब जब फेफड़े से आती हैं तो यहां पर क्या होता है? पहले इनका संकुचन होता है और फिर इनका शिथिलन होता है। सिंपल सी कहानी है कि महाधमनी में, सिंपल सी ये कहानी है कि जब महाधमनी में उच्च दाब से आपका ब्लड फ्लो करेगा तो उसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर। बात समझ में आ रही है? और जब महाधमनी में निम्न दाब से रक्त फ्लो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लो प्रेशर। अधिकतम जो दाब सहन कर सकती है या फिर होना चाहिए वो है 120 mm ऑफ Hg। अब ये जो mm ऑफ Hg है, ये भी दाब का एक तरीके का क्या है? मात्रक है। उसके डीप में अपन अभी नहीं जाएंगे। और कुछ इसी तरीके से जो निम्न दाब होना चाहिए किसी वयस्क में, राइट, वो कितना होना चाहिए भैया? 80। बात समझ में आ रही है? तो 80 में ±5 चलेगा, 120 में भी ±5 जो है वो चलेगा। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है। इसको अब एक एग्जाम्पल से अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये देखो, आपने देखा होगा जब अपने को बीपी मेजर करना होता है तो इसी जगह पर, यहां कहीं पर हमको लगाया जाता है इस तरीके की एक पट्टी। बात समझ में आ रही है? और फिर मेजर किया जाता है क्या? राइट, हमारे धमनियों में से जो भी रक्त जा रहा है उस पर कितना दाब लग रहा है रक्त का, वो सारी चीजें। अब देखो, और इस यंत्र को क्या बोलते हैं? सफाइगोमैनोमीटर। अरे बाबा, इतना भयंकर नाम, सफाइगोमैनोमीटर। ठीक है जी, सफाई नहीं है, सफाई है। ठीक है, चलो अब देखो, देखा है पक्का? फिर ये यहां से इसको ऐसे अपन दबाते हैं, ऐसे ऐसे दबाते हैं इसको, तो इसमें एयर प्रेशर बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो धमनी होती है, इसके पूरे डिटेल में भी अपन नहीं जाएंगे, बस आप ये याद रखो कि हृदय के संकुचन और शिथिलन से जो धमनी होती है, स्पेशली आपकी जो महाधमनी और उसकी सहायक धमनियां होती हैं, उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त का जो दाब होता है, वो ज्यादा भी होता है और कम भी होता है। ज्यादा जब होता है तो 120 आता है, कम जब होता है तो कितना आ जाता है भैया? 80 आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अपन और हाई में नहीं जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर को जो है अधिक तनाव भी कहते हैं, और इसका कारण है धमनियों का सिकुड़ना, और इसमें रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा, जिन लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है उनका बीपी हाई हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनको कम गुस्सा आता है उनका बीपी लो हो जाता है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। इसके बारे में हम एक सेपरेट क्लास करने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में इसके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं भैया नलिकाओं पे या रुधिर वाहिकाओं पे, और ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सी? एक है धमनी, दूसरी है शिरा, और जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है उसको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं। पढ़ लेते हैं। देखो
धमनी वे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से पूरे शरीर में ऑक्सीकृत जो खून होता है उसको लेकर जाती हैं। शिराएं वे वाहिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर से विऑक्सीकृत ब्लड जो रहता है उसको हृदय तक लेकर जाती हैं। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा में इसका जस्ट ऑपोजिट है, उसको अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। चलो, धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब पर निकलता है। तो हृदय से निकलता है हाई प्रेशर में, हृदय में पहुंचता है लो प्रेशर में। ठीक है, चलो। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र कर वापस हृदय में जाती हैं। ध्यान से देख लो, लाल वाली जो है वो धमनियां हैं, नीली वाली जो है वो, ये लाल वाली जो है ये धमनी है, नीली वाली जो है वो आपकी क्या है, तो अपन ने एरो गलत बनाया है तो इसको सही बना लेते हैं। चलो, ऐसा, ठीक है। तो धमनी भी बना दी, शिरा भी बना दी, और हार्ट जो है वो तो बना ही दिया और धड़क भी रहा है। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या है ये पढ़ लेते हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रुधिर में दाब कम होता है, बल्कि उसमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या लगे होते हैं, तो भैया वाल्व लगे होते हैं। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट करिए। ठीक है, फिर और कुछ इंटरेस्टिंग बातों को हम डिस्कस करते हैं। हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मजा आ रहा है? मुझे पक्का बताइएगा कहां पर, कमेंट बॉक्स में। और आगे बढ़ते हैं भैया। अब किसकी बात हो रही, तो प्लेटलेट्स की बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खून का थक्का जमाने में हमारी हेल्प कौन करती है, प्लेटलेट्स। क्या कहानी है, पढ़ लेते हैं। चलो, पढ़ो साथ में पढ़ो, मस्त वाली कहानी है। जब हम घायल हो जाते हैं तो रक्तस्राव होने लगता है। तंत्र से रुधिर की जो हानि होती है, यदि वो कम से कम होगी तो ही हम जीवित रहेंगे, नहीं तो फिर जो है, बात समझ में आ गई? चलो, इसीलिए क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारे खून का थक्का जमाने में और ब्लड को बाहर निकालने में क्या करती हैं, बाहर निकलने से रोकने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। बात समझ में आ रही है? देखो लिखा हुआ है कि ब्लड को बाहर निकलने से रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो कि पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, और जहां पर भी रक्तस्राव हो रहा है, जहां पर भी लीकेज हुआ है, जहां पर भी किसी प्रकार का लीकेज हुआ है, वहां पर उस मार्ग को वो थक्का बनाकर क्या कर देती हैं भैया, अवरुद्ध कर देती हैं। तो अगली बार जब आप खेलते समय या किसी भी प्रकार से गिर जाएं और यदि खून निकल, पहले तो खून निकलेगा और उसके बाद यदि खून निकलना बंद हो जाए, देन यू मस्ट थैंक टू प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे, मस्त वाली कहानी। चलो, ये प्लेटलेट्स नहीं है, ये आरबीसीज हैं। ठीक है, चलो। फिर हम बात करेंगे कि भैया लसिका क्या होती है, लिम्फ क्या होता है। आप ध्यान से देखो, एक अन्य प्रकार का द्रव्य है जो वहन में सहायता करता है। इसे हम लोग लसिका या उत्तक तरल भी कहते हैं। इसको हम टिश्यू लिक्विड भी या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, जो कि कहां पाया जाता है, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित होता है। बात समझ में आ रही है? या कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलती हैं और उत्तक के अंतरकोशीय अवकाश में आ जाती हैं तथा उत्तक तरल या फिर लसिका का निर्माण करती हैं। तो लसिका जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, वहन में सहायता करने वाला द्रव्य है। बात समझ में आ गई? तो इसको भी आपने अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं यहां पर और देख लेते हैं कि भैया क्या ये कहानी पूरी अपने को क्लियर है। बोलो यस सर। क्या ये पूरी कहानी आपको क्लियर है? बोलो यस सर। और यदि डाउट है सीधे पहुंचो कमेंट बॉक्स में और आपका जो भी डाउट है उसको वहां पर आप जाकर लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, और हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि जब तक है दिल और जब तक दिल फ्लो करा रहा है किसका, रक्त यानी कि ब्लड का, तब तक जो सांसें हैं वो चलती रहेंगी, नहीं तो फिर सांसें चलने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? हमने और क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। तो हमने ये देखा कि हमें रक्त की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों का शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। बात समझ में आ रही है? तो रक्त जो है वो एक प्रकार की क्या है, जीवन गाड़ी है। चलो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं मस्त वाली बात। तो जो रक्त है वो क्या है, तो भैया रक्त जो है वो जीवन की गाड़ी है। इसके बिना जो जीवन है वो पॉसिबल नहीं है। तो जीवन की जो गाड़ी है, बात समझ में आ रही है, वो आपका क्या है, तो वो आपका रक्त है। ठीक है, चलो और क्या देखा हम लोगों ने, ध्यान से देखिएगा। तो हमने ये देखा जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि भैया दिल इसलिए धड़कता है क्योंकि दिल को जो है फेफड़े से ऑक्सीकृत रक्त को लेना है और पूरे शरीर में भेजना है। दिल इसीलिए धड़कता है क्योंकि दिल को
पूरे शरीर की कोशिकाओं के अंदर से विऑक्सीकृत ब्लड लेना है और फेफड़े तक पहुंचाना है। और फेफड़े का काम क्या होता है, मुख्य काम जो है वो ये होता है कि भैया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो लेकर आई थी कोशिकाएं उसको बाहर भेजना है और उसमें ऑक्सीजन जोड़ना है। तो इसीलिए दिल धड़कता है। दिल जो है वो बाबू सोना या फिर जादू टोना के लिए नहीं धड़कता है। बात समझ में आ गई। और हमने ये देखा था शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी केशिकाएं होती हैं जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। बात समझ में आ रही। तो वो सारी चीजें हम लोग बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो पूरी की पूरी आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्या हो गई होगी भैया, फिट हो गई होगी। क्लियर। अगली जो कहानी होगी इसमें तो हमने जीवों के बारे में पढ़ा, उसमें भी सबसे खतरनाक जीव के बारे में हमने पढ़ा जिसे हम मानव कहते हैं। क्लियर। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि भैया पादपों में, पौधों में किस प्रकार से जो है वहन होता है। और वो क्लास आपको कहां मिलेगी, तो सुनिए इस कहानी को बड़े ध्यान से। वो क्लास आपको मिलेगी जहां पर आप इस क्लास को देख रहे हैं, यानी कि प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर यदि आप एड फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर भैया, गूगल में, और सर्च करना पड़ेगा आपका अपना फेवरेट चैनल जिसका नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स। बात समझ में आई। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर जैसे ही आप पहुंचेंगे आपके सामने होगा असीमित क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन का पिटारा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आई। मतलब ये कि आप यदि कक्षा 10वीं में हिंदी माध्यम वाले हैं तो आप यहां क्लिक कर दो, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो यहां डाल दो, सीयूईटी है तो इधर डाल दो, यूपी बोर्ड है तो डाल दो, बिहार बोर्ड है तो सब कुछ मेन्यू में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। मस्त वाली कहानी है ना, पक्का जी। ठीक है। अब देखो 7वीं से लेकर 12वीं तक यहां पर हिंदी मीडियम है, हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की। और कक्षा 10वीं में आपके पास सामने सभी विषय यहां पर दिए हुए हैं। इसमें इंग्लिश है, सोशल स्टडीज है, फिजिक्स है, अच्छा केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, और कौन सी चीजें आपकी, गणित है। बात समझ में आ गई। अब आपको जो भी विषय पढ़ना है वहां पर जाकर जो है क्या कर दें, क्लिक कर दें। मान लेते हैं आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आपने किया क्लिक, आप बढ़े आगे। अब यहां पर आपको हर चैप्टर के मिलेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, और क्या मिलेगा आपको, तो भैया आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। दिल ने बहुत ज्यादा काम कर लिया। बात समझ में आई। तो इतना कुछ कि जिसमें इतने क्वेश्चंस होंगे कि यदि आपने पूरे लगा लिए तो आपको इतना कुछ पता होगा कि यदि एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो वो आपको आसानी से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। करना क्या है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से देखो। अब सिलेबस ओवरव्यू दिखना है तो देखो एक लेक्चर है, क्लिक कर दो। जय प्रक्रम यदि चलना है और आपको दूसरे लेक्चर्स भी देखने हैं तो आप यहां पर क्लिक कर दो। आप क्लिक करोगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ओटीपी नहीं, कोई नाटक नहीं, सीधे पढ़ाई, दैट्स ऑल, बड़े आगे। ये लो, इस तरीके से जो है कहीं पर विषम पोषी पोषण के बारे में बात की जा रही है, वो वीडियो यहां पर चल रहा है। यदि डाउट है डबल क्लिक करो, सीधे यूट्यूब पे पहुंच जाओगे। डाउट नहीं है तो लगातार देखो, कोई ऐड नहीं आने वाला है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी जो कहानी है वो आपको कहां मिलेगी, वो मिलेगी आपके अपने चैनल पे जिसका नाम क्या है भैया, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर कक्षा कोई भी हो, बोर्ड कोई भी हो, विषय कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, अध्याय कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरी तैयारी आपकी करवाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं पादपों में वहन। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को बढ़िया से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।